नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके साइंस का एक और बेहतरीन चैप्टर धातु एवं अधातु में। इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बच्चे को 100% मार्क्स लाने के लिए याद करना चाहिए, उन सभी पॉइंट्स को हमारी पूरी टीचर्स की टीम ने मिलकर एक पॉइंट टू पॉइंट नोट तैयार कर लिया है। अगर आप वीडियो पूरा देखते हो तो आपका रिजल्ट भी कुछ इस प्रकार से होगा जो मैं आपको अपने हर वीडियो में लगातार दिखा रहा हूं। देखिए, ये जो बच्चे हैं इन्होंने इन्हीं नोट से पढ़ाई करके ये मार्क्स अचीव किया है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने 100% कंटेंट को इंक्लूड किया है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपके मार्क्स भी कुछ इस प्रकार से होंगे। इस वीडियो को बनाने के 4 मेजर ऑब्जेक्टिव है जो मैं आपको अपने हर वीडियो में बताता हूं। फर्स्ट, आपका 100% कंटेंट क्लियर कर देना, ताकि वीडियो पूरा देखने के बाद आपको किसी भी अदर गाइड, रिफ्रेशर या कुछ और देखने की नीड ही ना हो, क्योंकि इसमें हमने सब कुछ आपकी एक्टिविटी वगैरह भी इंक्लूड कर लिया है। सेकंड, आपका पॉइंट टू पॉइंट नोट तैयार कर देना, जो 10th में तो बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल है ही। अगर आप कोई कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी ये नोट्स आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। थर्ड, हम पूरे चैप्टर को एक सिस्टमैटिक तरीके से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। इससे हमें साइंस रटने की आवश्यकता नहीं होगी, हम साइंस को ना समझ पाएंगे, और जब समझ पाएंगे तो क्वेश्चन कैसा भी घुमा फिरा के आएगा तो हम उसका इजीली आंसर दे सकते हैं। एंड फोर्थ, हमने पूरे नोट्स को इस प्रकार से तैयार किया है ताकि आप जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं, जो बुक के पीछे क्वेश्चन होते हैं, आप उनको भी कवर कर सकते हो। इवन आपके जितने भी एक्टिविटीज है बुक में, वो सभी आपका इन्हीं नोट्स में कवर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, एक बेहतरीन सफर पर एक बेहतरीन चैप्टर के साथ, चैप्टर 3 धातु और अधातु। चलिए बच्चों, यहां से स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। और हमारा पहला टॉपिक है कि धातु क्या होता है, धातु की परिभाषा क्या होती है। अगर आपके एग्जाम में आता है कि धातु का अर्थ बताइए, धातु की परिभाषा बताइए, तो एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे का आंसर ये होना चाहिए, वह तत्व जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन बनाता है। देखिए, ऐसे तत्व जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, यानी अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है, ऐसे तत्व जो अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है, किसी और को दे देता है अपना इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना, वो हमेशा ऋणायन बनाता है। याद कीजिए, 9वीं क्लास आपने पढ़ा था कि 2 प्रकार के आयन होते हैं, धनायन और ऋण आयन। तो जो अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना, वो हमेशा ऋणायन ही बनाएगा। तो वह तत्व जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर, यानी ऐसे तत्व जो अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ऋणायन बनाता है, उसे धातु कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले को धातु कहते हैं। उदाहरण आप दे सकते हो, सोडियम, Na मीन्स सोडियम, K मीन्स पोटेशियम, Mg मीन्स मैग्नीशियम, Fe मीन्स आयरन। आपको इतने सारे एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है, बट 1-2 एग्जांपल आपको रटा होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए, ताकि आप जल्दी आंसर लिख पाओ। तो ऐसे तत्व जो अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ऋणायन बनाता है, उसे हम धातु कहते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम वगैरह। वहीं अधातु क्या होता है? तो वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, यानी ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाले को हमेशा अधातु कहते हैं। और अधातु हमेशा धनायन बनाएगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा। ये हमेशा पॉजिटिव आयन बनाता है और ये हमेशा नेगेटिव आयन बनाता है। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और धनायन बनाता है, उसे अधातु कहते हैं। जैसे कि कार्बन, जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर। बट इतने सारे एग्जांपल याद मत करना, आप 1-2 एग्जांपल याद कर लेना, ताकि आप जल्दी आंसर दे पाओ। तो वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और धनायन बनाता है, उसे अधातु कहते हैं। यही धातु और अधातु में मेजर डिफरेंस है। धातु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। धातु ऋणायन बनाता है और अधातु धनायन बनाता है। अब आते हैं धातु के गुणधर्म। देखिए, गुणधर्म अलग चीज है, परिभाषा अलग चीज है। अगर आपसे धातु क्या है ये पूछा जाता है तो वहां पे आपको परिभाषा बतानी है। अगर आपसे धातु के गुणधर्म पूछा जाता है तो फिर आपको ये बताना है। पहला पॉइंट, धात्विक चमक। आप में से अधिकतर बच्चों को याद होगा कि धातुओं की सतह चमकदार होती है, इसी को धात्विक चमक कहते हैं। धातु चमकीले होते हैं। कठोरता, धातुएं समानता कठोर होती हैं, सॉलिड होती हैं, ठोस होती हैं। तीसरा, रूप, धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस रूप में पाई जाती है। अधिकतर धातुएं जो होती है वो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है।
फोर्थ, आघातवर्धिता, जिसका मतलब होता है कि कुछ धातुओं को पीटकर, अगर कुछ धातुओं को पीटा जाता है तो वो पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा जो एल्युमिनियम फॉइल आता है, एल्युमिनियम फॉइल पेपर, जिसमें आपके मम्मी पापा रोटी पैक करते हैं आपके लिए, एल्युमिनियम फॉइल पेपर, तो वो धातु को पीटकर पतला एक फॉइल पेपर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उसी को आघातवर्धिता कहते हैं। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसको आघातवर्धिता कहते हैं। इस पेज को जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने इस पेज पे क्या जाना, इन पेजों को हटा दो एक मिनट। इस पेज पे हमने क्या क्या जाना, मैं आपको एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। देखिए, सबसे पहले हमने जाना धातु क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ऋणायन बनाता है उसे धातु कहते हैं। सोडियम पोटेशियम इसके एग्जाम्पल हो गए। अधातु क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और धनायन बनाता है उसको अधातु कहते हैं, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन। धातु के गुणधर्म, धातुओं में चमक पाई जाती है। धातु अधिकतर कठोर होते हैं। अधिकतर अगर धातुओं को देखा जाए तो कमरे के तापमान पर यह ठोस अवस्था में पाई जाती है। आघातवर्धिता, धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो इसको आघातवर्धिता कहते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज लेके आता हूं। अगला आपको याद रखना है धातु के बारे में, तन्यता। जी हां, नेक्स्ट है तन्यता। अब तन्यता का क्या मतलब होता है, तो धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। हम चाहें तो धातुओं से तार बना सकते हैं। तो धातुओं से तार बनाए, जैसे आपने सुना होगा कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, हमारे घरों में यूज हो रहा है ना, या तो कॉपर वायर है या एल्युमिनियम वायर है। और कॉपर एल्युमिनियम क्या है, धातु ही तो है। तो धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, इसको तन्यता कहते हैं साइंस में। विद्युत व ऊष्मा का चालक, सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा का सुचालक होती है। यानी जितने भी धातुएं होती है बच्चों, वो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक होती है। अगर हम घनत्व की बात करें, डेंसिटी की बात करें, तो सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक, धातुओं का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है और इनका गलनांक जो होता है वो भी उच्च होता है। अगर ध्वनिक की बात करें, ध्वनिक मतलब आवाज, तो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज पैदा करती है। जब धातुओं को बजाया जाता है तो आवाज उत्पन्न होती है। आपने स्कूल में देखा होगा जो आपके स्कूल की घंटी होती है, टन 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 टन, तो वो भी धातु होती है। धातुओं को अगर पीटेंगे तो उसमें से आवाज उत्पन्न होगा। अगर हम ऑक्साइड की बात करें तो अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। ध्यान रखना है, 2021 के पेपर में आया था। अधिकतर धातुएं क्या बनाती है, तो क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड एक क्षारीय ऑक्साइड है। तो अधिकतर जो धातुएं होती हैं वो क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। तो ये सभी धातुओं के गुणधर्म है। धातुओं से तार बन सकता है, धातुएं विद्युत व ऊष्मा का चालक होती है, इनका उच्च घनत्व होता है, आवाज उत्पन्न होती है। ऑक्साइड की बात करें तो क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। ये सब धातुओं के गुणधर्म थे। अब हम पढ़ेंगे अधातु के गुणधर्म। तो धातु का उल्टा कर दो। अगर हम धातुक चमक की बात करें तो अधातु चमकीले नहीं होते हैं। कठोरता की बात करें, ये अधिकतर कठोर नहीं होते हैं। रूप की बात करें तो धातु में ठोस या गैस रूप में पाई जाती हैं। आघातवर्धिता की बात करें तो अधातुएं आघातवर्धिता नहीं होती, यानी आप अधातुओं को पीटकर चादर नहीं बना सकते। तन्यता की बात करें तो धातुएं तन्य नहीं होती है, उनको तार नहीं बना सकते आप। विद्युत व ऊष्मा की चालक की बात करें तो जो अधातु होती है वो विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है। घनत्व की बात करें तो समानता अधातुओं का घनत्व और गलनांक दोनों ही कम होते हैं। और ध्वनिक की बात करें, आवाज की बात करें तो अधातुएं ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। ऑक्साइड की बात करें तो जितने भी अधातुएं होती हैं वो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। देखिए आपने क्या पढ़ा था अभी ऊपर, धातुएं जो होती हैं वो क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। धातु क्षारीय ऑक्साइड होता है, जबकि अधातु जो होता है वो अम्लीय ऑक्साइड होता है। ये याद रखना, बहुत कम बच्चों को पता होता है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड होता है, जबकि धातुएं जो होता है वो क्षारीय ऑक्साइड होता है। तो अगर आप धातु के गुणधर्म याद कर लोगे तो अधातु के गुणधर्म आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। धातु का जस्ट उल्टा है। इस पेज को रिवाइज कर लेते हैं। ये पेज कंप्लीट हो गया हमारा, तो रिवाइज कर लेते हैं। धातुओं में तन्यता पाई जाती है। धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। धातुएं विद्युत व ऊष्मा का सुचालक होती है। धातुओं का घनत्व उच्च होता है। धातुओं में ध्वनिक उत्पन्न होती है, आवाज उत्पन्न होती है। ये ऑक्साइड की बात करें तो ये धातुएं क्षारीय ऑक्साइड की होती है। अधातु की बात करें, अधातु के गुणधर्म क्या क्या थे, तो अधातुओं में चमक नहीं होती है,
ये कठोर नहीं होती हैं, अधिकतर ये ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है, इनमें आघातवर्तिता नहीं होता है, इनमें तन्यता नहीं पाई जाती है। विद्युत व ऊष्मा के ये कुचालक होते हैं, इनमें इनका घनत्व कम होता है। ध्वनिक की बात करें तो इसमें आवाज़ उत्पन्न नहीं होती है। और अगर ऑक्साइड की बात करें तो जितने भी अधातुएं होती हैं वो अम्लीय ऑक्साइड के होते हैं। धातु क्षारीय ऑक्साइड के होते हैं और अधातु अम्लीय ऑक्साइड के होते हैं। क्लियर हो गया? नाउ अगला पेज लेके आता हूं मैं आपके लिए। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 5 आता है हमारा कि धात्विक चमक किसे कहते हैं। आप कुछ वर्ड की परिभाषा आपको याद रखनी है अलग से। जैसा आपसे पूछा जाएगा कि धात्विक चमक किसे कहते हैं, धात्विक चमक का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। अपने शुद्ध रूप में, जब धातुएं शुद्ध रूप में होती है तो धातु की सतह चमकदार होती है। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इसी गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। धात्विक चमक का मतलब होता है धातु जब शुद्ध रूप में होती है तो वो चमकीला होता है, इसी को धात्विक चमक कहते हैं। आघातवर्तिता किसे कहते हैं? हालांकि मैं ये बता चुका हूं, आघातवर्तिता का मतलब होता है पीट पीट कर चादर बनाना। फॉइल पेपर का मैंने एग्जांपल दिया था, लेकिन फिर भी हमारी टीम ने एक अलग से टॉपिक लिया है। क्यों? क्योंकि अलग से क्वेश्चन आता है कि आघातवर्तिता किसे कहते हैं। तो जब आघातवर्तिता पूछेगा तो केवल आघातवर्तिता के बारे में आपको बताना है। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस प्रकार का गुणधर्म आघातवर्तिता कहते हैं। यानी धातुओं को अगर हम पीटेंगे तो वो पतले चादर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको फॉइल पेपर बताया था, एल्युमिनियम फॉइल पेपर बेस्ट एग्जांपल है। एक पेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है धातु जब उसको पीटा जाता है, इसी को आघातवर्तिता कहते हैं। तन्यता क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया था कि धातुओं से तार बनाते हैं, धातु के पतली तार के रूप में खींचना, धातुओं को पतले तार में कन्वर्ट कर देना, इसको तन्यता कहते हैं। जैसे कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, ये सभी तार जो बनते हैं वो धातु से बनते हैं। तो धातु को तार में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसी गुणधर्म को तन्यता कहते हैं। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखना है। देखो बच्चों, फ्रैंकली स्पीकिंग, यहां तक के टॉपिक पेपर में बहुत रेयर कभी कभारी आए होंगे तो आते हैं, यूट्यूब वगैरह में पूछे जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। यहां हम कुछ ऐसे स्पेशल धातु पढ़ेंगे जो बिल्कुल अलग होंगे। पेपर में ये सब आता है, आजकल के एग्जाम में ये सब आते हैं, क्योंकि ये वीआईपी एलिमेंट है। ये कुछ धातु और अधातु में ऐसे आपको बताऊंगा जिनके गुणधर्म बिल्कुल अलग होते हैं, बाकी उससे डिफरेंट होता है। जैसे सोना और चांदी, याद रखना, सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्तिता धातुएं हैं। आपसे पूछा जाएगा कि इस दुनिया में सबसे अधिक आघातवर्तिता कौन सा धातु होता है, तो सोना और चांदी। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक तन्य धातु का नाम बताओ, सबसे अधिक तन्यता कौन से धातु में पाया जाता है, तो आंसर आपको सोना देना है। गोल्ड सबसे ज्यादा तन्यता पाई जाती है। ऐसे अगर पूछा जाए ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, हु इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, विद्युत का सबसे अच्छा चालक, अगर यह पूछा जाता है तो आपको बोलना है यहां पर सिल्वर और कॉपर का नाम देना है। सिल्वर जो होता है वो ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, उसके बाद कॉपर का नंबर आता है। ऊष्मा के कुचालक लेड और मरकरी, ये दोनों धातु हैं, लेकिन ये ऊष्मा के कुचालक हैं। ऐसा धातु बताओ जो ऊष्मा के कुचालक हो, तो लेड और मरकरी। ब्रोमीन ऐसा अधातु है जो द्रव होती है। ब्रोमीन अकेला ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी की बात करें, मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। केवल मरकरी ही ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातुओं का गलनांक अधिक होता है, अभी आपने पढ़ा था, ऊपर मैंने आपको बताया था कि धातुओं का गलनांक जो होता है वो अधिक होता है, धातुओं का गलनांक ज्यादा होता है। लेकिन बच्चों, गैलियम और सीजियम, याद रखिए, गैलियम और सीजियम ये दोनों धातु हैं। गैलियम और सीजियम ये दोनों धातु हैं, लेकिन इनका गलनांक जो होता है वो बहुत कम होता है। अपनी हथेली पर अगर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघल जाएंगी। आपसे पूछा जाएगा वो कौन सी धातु है जो हथेली पर रखने पे पिघल जाती हैं, तो गैलियम और सीजियम। आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन से धातु हैं जिनका गलनांक बहुत कम होता है, तो गैलियम और सीजियम। आयोडीन एक ऐसा अधातु है दुनिया में जो चमकीला होता है। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो कि चमकीला होता है, इकलौता धातु है दुनिया में जो कि चमकीला होता है। हीरा की बात करें, हीरा कार्बन का एक रूप है, हीरा कार्बन का एक पार्ट होता है जो कि अधातु है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक है, सबसे कठोर प्राकृतिक तत्वों में से नाम आता है हीरा का, और इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही बहुत उच्च होते हैं।
हालांकि हीरा एक अधातु है, ये नॉन मेटल में आता है, ये अधातु है। हीरा जो है कि अधातु है, लेकिन अधातु होते हुए भी इसका गलनांक, इसका क्वथनांक बहुत उच्च होता है और ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लें जल्दी से। मैं भी आपसे कह रहा था ना, अधिकतर चीजें आप पेपर में देखोगे ये आता है, इनमें से क्वेश्चन आता है। ये सब चीजें ऊपर की कम आती है, बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। धात्विक चमक का मतलब होता है कि धातुएं चमकदार होती हैं। आघातवर्ता का मतलब होता है धातुओं को पीटकर हम पतले चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तन्यकता का मतलब होता है धातुओं से तार बनाया जा सकता है। सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्ता वाला धातु है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक माने जाते हैं। लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ब्रोमीन अकेला ऐसा धातु है जो द्रव होता है। मरकरी एक अकेला ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। गैलियम और सीजियम, इन दोनों धातु की बात करें तो इनका गलनांक बहुत कम होता है, और अगर आप इन्हें हथेली पर रखोगे तो ये दोनों पिघल जाएंगी बर्फ की तरह। आयोडीन इकलौता ऐसा धातु है जो कि चमकीला होता है। हीरा की बात करें जो कि एक अधातु है, फिर भी ये बहुत ज्यादा कठोर होता है और इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही बहुत ज्यादा उच्च पाए जाते हैं। क्लियर हो गया ना। अगला पेज आपके लिए लेके आता हूं। नेक्स्ट टॉपिक आता है, अब ये खत्म नहीं हुआ, 8वां टॉपिक अभी चल रहा है हमारा, 2 पॉइंट और है। अधिकतर एग्जाम इसी में से बन के आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होता है। कार्बन, कार्बन का एक अन्य अपर रूप है ग्रेफाइट। कार्बन का एक तो हीरा आपने पढ़ा और एक होता है ग्रेफाइट। एक और पढ़ोगे आप बकमिंस्टर फुल्लिन, बट वो आगे पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। कार्बन का एक और अपर रूप होता है जिसका नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट दुनिया का इकलौता ऐसा अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक है। देखो ना, स्पेशल है। आजकल एग्जाम में क्या है, स्पेशल चीजें आती है, जो स्पेशल हो, वीआईपी हो, अलग हो, डिफरेंट हो। ग्रेफाइट दुनिया का अकेला ऐसा अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक है। तो है ना, वीआईपी अलग है, इकलौता ऐसा अधातु जो विद्युत का चालन करता है, वो ग्रेफाइट है। क्षारीय धातु, अभी क्षारीय धातु क्या होता है, तो 3 धातुओं को क्षारीय धातु कहते हैं, नाम याद रखना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दोबारा बोलूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको क्षारीय धातु कहते हैं। ये इतनी मुलायम होती है कि इनको चाकू से काटा जा सकता है। इनके घनत्व और गलनांक कम होते हैं। क्षारीय धातु 3 होती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये इतनी ज्यादा मुलायम होती है, कोमल होती है, सॉफ्ट होती है कि इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, क्योंकि इनका घनत्व और गलनांक बहुत ज्यादा कम होता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये जो वीआईपी चीजें हैं, आजकल ये एग्जाम में आते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनके, अभी तक हम आप पढ़ रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणधर्म। अब आप पढ़ोगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, धातु और अधातु की केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब रिएक्शन। अब हम रिएक्शन याद करेंगे। तो बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं, जैसे धातु और ऑक्सीजन का रिएक्शन। आपको ये गलती नहीं करनी, आपको इनके केसेस याद करने हैं। देखिए, पहले मैं आप समझिए हम पढ़ने वाले क्या हैं। हम पढ़ने वाले हैं धातु और अधातु के ना केमिकल रिएक्शन। तो उसमें केसेस होते हैं। आजकल आप अगर एग्जाम देखोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। जो समझदार बच्चे हो मेरी बात समझ रहे होंगे, आपसे धातु और ऑक्सीजन का रिएक्शन नहीं पूछेगा केवल, वो टाइम गया। पहले आता था कि धातु और ऑक्सीजन का रिएक्शन बताओ, हर कोई याद करके जाएगा कि लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाती है, यानी धातु और ऑक्सीजन मिलकर धातु ऑक्साइड बनाता है। ये हर बच्चा याद करता है कि धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड, धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाता है। ये हर बच्चा याद करता है, आप स्पेशल याद नहीं कर रहे हो, हर जगह पढ़ाया जाता है। लेकिन अब जो आप ये नीचे पढ़ रहे हो, इन्हें बोलते हैं केसेस। अभी सर, केसेस क्या है बच्चों? आजकल एग्जाम डिफरेंट बन के आता है। आजकल एग्जाम में केस स्टडी आती है, आजकल एग्जाम में एक्टिविटीज बेस्ड क्वेश्चन आता है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आने बंद हो गए, तो अब आपको ये केसेस पढ़ने पड़ेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन कराने वाला आप पूरे यूट्यूब पे देख लेना, केवल आपको इकलौता यही वीडियो मिलेगा जिसमें हम केसेस पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला केस, जब कॉपर वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो रंग याद रखना कि जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना, तो ये काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। याद रखोगे, जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। रंग याद रखना। ऐसी पोटेशियम और सोडियम के बारे में केसेस याद रखो। ये पोटेशियम और सोडियम का क्या केस है? पोटेशियम तथा सोडियम ऐसी कुछ धातुएं हैं, इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। जी हां, सोडियम और पोटेशियम अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए ना तो एकदम आग पकड़ लेंगी। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। आप देखो, ये है ना केसेस, आप सब आपके बुक में भी ये क्वेश्चन जाकर आप उठा के देखो।
आप अपनी NCERT बुक को उठा के देखो, उसमें भी क्वेश्चन है कि सोडियम पोटेशियम को हम केरोसिन तेल में क्यों रखते हैं, तो आंसर आपको ये वाला पॉइंट देना है। इन्हें बोलते हैं केसेस। पहले आप समझो कि केसेस क्या चीज है। अब जो अलग अलग बोर्ड है वो केसेस बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, सबको पता है धातु ऑक्साइड बनाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब केसेस आते हैं कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाएगा, क्या बनाएगा, कैसे रंग का होगा वगैरह। पोटेशियम सोडियम को हम केरोसिन तेल में रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्या कारण है वगैरह। तो अब केसेस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो केसेस बेस्ड समझने के लिए आपको ये केस समझने पड़ेंगे। नाउ अगला केस क्या है, गर्म करने पर आयरन का दहन नहीं होता। जी हाँ, लोहा जो होता है उसका दहन नहीं होता। जब गर्म करोगे ना लोहे को तो उसका दहन नहीं होगा, लोहा जलेगा नहीं। लेकिन अगर बर्नर की ज्वाला से लोह चूर्ण, जो लोहे का चूर्ण होता है, अगर आप उसे डालोगे आग में तो वो तेजी से जलने लगता है। ये अजीब चीज है ना। जो लोहा होता है ना वो आग में जलता नहीं है, बात को समझो, पिघल जाएगा, जलेगा नहीं। लोहा आग में जलेगा नहीं, लेकिन लोहे के चूर्ण को अगर आप आग में डाल दो तो वो जलने लगता है। ये केसेस है कि कौन सा धातु है जो जलेगा नहीं, दहन नहीं होगा, लेकिन अगर हम उसे आग में उसके चूर्ण को आग में डालेंगे तो जलेगा, तो वो लोहा, आयरन है। ऐसी कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु और कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। ये ऊपर भी पढ़ चुके हैं शायद हम, ये रहा कॉपर के बारे में, काले रंग की परत चढ़ जाती है। फिर से वही आ गया कि कॉपर का दहन तो नहीं होगा, कॉपर जलेगा तो नहीं, लेकिन उस पर काले रंग की परत चढ़ जाएगी, जिसको कॉपर ऑक्साइड कहते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। सिल्वर और गोल्ड का केस याद रखो। सिल्वर और गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो आपसे पूछा जाएगा वो कौन सा धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते, तो वो है सिल्वर एवं गोल्ड। दे आर कॉल्ड केसेस, इनको केसेस कहते हैं। देखिए मोस्टली हम लोग आजकल क्या करते हैं गलती, कोचिंग सेंटर में, स्कूल में हम लोग ये पढ़ते हैं कि भाई धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा। भाई साहब, धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाएगा, ये हर टीचर बताते हैं, धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड। लेकिन ये जो बच्चा नंबर लाना चाहता है उनको ये केसेस याद करने पड़ेंगे। ये है मेन चीज, ये केसेस हैं। इन केसेस को आपको समझना है इस चैप्टर में। जैसे पहला केस क्या था कि कॉपर वायु के साथ मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनेगा, सोडियम पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबो रखेंगे, आयरन जलेगा नहीं लेकिन उसका चूर्ण जलना लगेगा, कॉपर ऑक्साइड बनाता है, सिल्वर गोल्ड रिएक्ट नहीं करता। तो ये केसेस आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। स्पीच को रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, ग्रेफाइट दुनिया का अकेला ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। क्षारीय धातु 3 होती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये बहुत ज्यादा मुलायम होती है और इनको चाकू से हम काट सकते हैं क्योंकि इनका घनत्व और गलनांक दोनों कम होते हैं। धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाता है, ये रहा फॉर्मूला, धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड रिएक्शन। अब इनके केसेस याद रखो कि जब कॉपर वायु के साथ अभिक्रिया करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा और ये काले रंग का होगा। पोटेशियम तथा सोडियम इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती हैं कि वो खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं, इसलिए इनको सुरक्षित रखने के लिए हम इन्हें केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। गर्म करने पर आयरन जलेगा नहीं, लेकिन इसका चूर्ण अगर आप आग में डाल दोगे, लोहे के चूर्ण को अगर आप आग में डाल दोगे तो वो तेजी से जलने लगेगा। कॉपर भी जलेगा नहीं, लेकिन इस पर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। सिल्वर और गोल्ड 2 ऐसे धातु हैं जो ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है। क्लियर हो गया ना। अगला पेज लेके आता हूं मैं आपके लिए, उभयधर्मी ऑक्साइड। पॉइंट नंबर 10 पे आते हैं बच्चों कि ये उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके हर टीचर आपको बताएंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके, मतलब ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता है और क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है, दोनों के साथ अभिक्रिया करके एक ही चीज बनाता है, लवण तथा जल। जी हां, ऐसे धातु ऑक्साइड, बात को समझिए, ऐसे धातु ऑक्साइड कि जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करे और क्षारक के साथ भी अभिक्रिया करे, अम्ल के साथ अभिक्रिया करे तो भी लवण और जल बनाए और क्षारक के साथ अभिक्रिया करे तो भी लवण और जल बनाए। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल के साथ और क्षारक के साथ दोनों के साथ मिलकर सेम प्रोडक्ट देता है, उसको हम लोग बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल के साथ क्षारक के साथ दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जिसका बेस्ट एग्जांपल है एल्युमिनियम ऑक्साइड। एक बात बताइए, एल्युमिनियम क्या है? धातु है।
एल्युमिनियम क्या है? धातु है। और O क्या है? ऑक्सीजन है। तो धातु ऑक्साइड, पहले ये चीज समझिए धातु ऑक्साइड क्या होता है। एल्युमिनियम एक धातु है, O ऑक्सीजन है, धातु ऑक्साइड। तो धातु ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ, या फिर धातु ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ, बेस के साथ। तो धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है और धातु ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया कर रहा है। जब धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो भी लवण और जल बना रहा है, और जब धातु ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो भी लवण और जल ही बना रहा है। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करे या क्षारक के साथ अभिक्रिया करे, दोनों ही केस में लवण और जल बनाए। ये दोनों लवण हैं, ये दोनों जल हैं। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल के साथ भी और क्षारक के साथ भी, चाहे दोनों में से किसी के साथ भी अभिक्रिया करे, लवण और जल बनाए, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका बेस्ट एग्जांपल है। अब यही एग्जांपल क्यों लिया मैंने? क्योंकि बुक में इसके ऊपर एक्टिविटी है। मैंने आपसे क्या प्रॉमिस किया था कि हम लोग आपकी सारी एक्टिविटीज भी कवर कर देंगे। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे आपकी सारी अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको एक्टिविटी, क्योंकि एक्टिविटी इन्हीं में कवर हो गई। यही जो रिएक्शन है ना, ये सब एक्टिविटीज आपके बुक में दिया हुआ है ना। एनोडीकरण क्या होता है? एनोडीकरण किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, एल्युमिनियम पे क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। एल्युमिनियम एक धातु है, सबको पता है। एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना, एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उस पर परत जम जाती है, ऑक्सीजन की परत जम जाती है। एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उस पर ऑक्सीजन की परत जम जाती है। इसके बाद हमारा एल्युमिनियम कभी खराब नहीं होगा। इसी को साइंस में एनोडीकरण कहते हैं। तो एल्युमिनियम को जानबूझकर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। एल्युमिनियम की शादी जानबूझकर ऑक्सीजन से कराई जाती है। एल्युमिनियम को जबरदस्ती ऑक्सीजन के साथ शादी करवा देते हैं, उसकी अभिक्रिया करवा देते हैं ताकि एल्युमिनियम कभी खराब ना हो। जब एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन की परत जम जाती है जो ऑक्सीजन को खराब नहीं होने देती। इसी को साइंस में एनोडीकरण के नाम से जाना जाता है। एनोडीकरण एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया है। जब एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की परत जम जाती है तो उसको एनोडीकरण कहते हैं। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। जब एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन की परत जम जाती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है, इसको जंग से बचाती है, इसको खराब होने से बचाती है। यानी घुमा फिरा के बस आप ये डायग्राम याद रखो कि जब एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्युमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिसकी वजह से हमारा एल्युमिनियम कभी खराब नहीं होगा। इसी को साइंस में एनोडीकरण बोलते हैं। एनोडीकरण एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड परत एक बार बन गया तो ये संक्षारण से बचाएगा, जंग से बचाएगा, आपके एल्युमिनियम को कभी खराब नहीं होने देगा। ठीक है। नाउ धातु और जल के बीच अभिक्रिया, अगला टॉपिक है कि धातु जल के साथ मिलकर क्या बनाता है। तो हम धातु और जल ये तो पढ़ेंगे कि धातु जल के साथ मिलकर क्या बनाता है, लेकिन इसमें बच्चों बहुत सारे केसेस आने वाले हैं। सबसे ज्यादा केसेस इन्हीं टॉपिक में है, इसी टॉपिक में है, और सबसे ज्यादा एग्जाम में पिछले 20 साल का पेपर उठा लीजिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक पे कुछ ना कुछ 20 साल से जरूर आ रहा है। बट ये कभी नहीं आया कि धातु जल के साथ मिलकर क्या बनेगा। सबको पता है कि धातु जल के साथ मिलकर क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ये हम पढ़ेंगे अभी। बट एग्जाम इसके केसेस आते हैं जो मैं आपको सभी समझाऊंगा। तो पहले सिंपल समझ लेते हैं, फिर इसके केसेस समझेंगे। जल के साथ अभिक्रिया करके धातु, जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। याद कर लोगे पहले कि धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। पहली रिएक्शन याद करो, कोई भी धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ऐसे ही जब कोई धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। पहले ये एज इट इज आप सिंपल वर्ड में याद कर लो कि सभी धातुएं जल के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है, या सभी धातु ऑक्साइड जल के साथ मिलकर धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। सिंपल, पहले दो बातें याद कर लो। ऊपर लिखा हुआ देखिए,
जो धातु ऑक्साइड यानी ये वाला, जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है यानी जल में घुल जाता है, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करता है। ये रहा धातु हाइड्रोक्साइड। सिंपल कह तो रहा हूं मैं आपसे। कोई भी आप ये दोनों पॉइंट मत याद करो, आपको नहीं याद होता ना, आप मत याद करो, लो जी छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो याद करना पड़ेगा ना भाई साहब। भैया जी आपको ये याद करके जाना पड़ेगा, रिएक्शन पढ़ के जाना पड़ेगा कि धातु जल के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड हाइड्रोजन बनाता है। आप इस चीज को ऐसे अपने आप अपनी भाषा में लिख सकते हो कि सभी धातुएं जल के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है, सभी धातु ऑक्साइड जल के साथ घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केसेस तो आपको समझना पड़ेगा ना सर जी। केसेस अब शुरू हो रहे हैं, इसे बोलते हैं केसेस। जैसे पोटेशियम और सोडियम का केस क्या है? पोटेशियम तथा सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया इतनी तेजी से अभिक्रिया करता है कि सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया तेज ऊष्माक्षेपी होती है कि इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाता है, तुरंत आग लग जाएगी। जब पोटेशियम और सोडियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है ना, तो एकदम से आग पकड़ लेता है क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये केसेस हैं कि पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज ऊष्माक्षेपी होती है कि इससे उत्सर्जित जो हाइड्रोजन गैस होता है वो तुरंत ही प्रज्वलित हो जाती है, यानी आग पकड़ लेती है। यानी सोडियम और पोटेशियम अगर ठंडे जल के संपर्क में आ गया ना भाई साहब, जब हमारा सोडियम और पोटेशियम अगर ठंडे जल के संपर्क में आ गया तो हंगामा हो जाएगा जी, एकदम आग पकड़ लेगा जी। तो सोडियम और पोटेशियम को ठंडे जल के बिल्कुल दूर रखना है, ठीक है, बहुत तेजी से अभिक्रिया करेगा। ये पेज एक बार रिवाइज कर लें जल्दी से फटाफट। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल के साथ और क्षारक के साथ दोनों के साथ मिलकर लवण और जल बनाते हैं, उनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल था एल्युमिनियम ऑक्साइड। एनोडीकरण क्या होता है? एल्युमिनियम पर ऑक्सीजन की जो परत जम जाती है ताकि एल्युमिनियम पर ऑक्सीजन की जो परत जम जाती है ताकि एल्युमिनियम को संक्षारण किया जा सके, इसको जंग लगने से बचाया जा सके, इसको एनोडीकरण कहते हैं। धातु के साथ जल के साथ अभिक्रिया, जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ऐसे ही धातु ऑक्साइड जब जल के साथ मिलता है तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब केसेस क्या था कि पोटेशियम और सोडियम अगर ठंडे जल के संपर्क में आ गया तो ये तेजी से अभिक्रिया करेगा और इवन इसमें जो हाइड्रोजन गैस होगा वो एकदम से प्रज्वलित हो जाएगा, आग पकड़ लेगा। तो हमें सोडियम और पोटेशियम को ठंडे जल के कांटेक्ट में नहीं रखना होता है कभी भी, क्योंकि बहुत तेजी से अभिक्रिया करेगा ना। अगला पेज आपके लिए लेके आता हूं मैं, इसको आप रिएक्शन के फॉर्म में याद कर लो। सोडियम और पोटेशियम का जो अभी आपने केस पढ़ा, इसको आप रिएक्शन के फॉर्म में याद कर लो। क्या जी? ये रहा पोटेशियम, ये रहा सोडियम, ये रहा पोटेशियम। के मतलब क्या होता है? पोटेशियम। एन ए मतलब क्या होता है? सोडियम। तो जब पोटेशियम और सोडियम वाटर के कांटेक्ट में आएंगे, जल के कांटेक्ट में आएंगे, तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। दोनों ही हाइड्रोजन बनाएंगे, लेकिन ऊष्मीय ऊर्जा दोनों में है, यानी आग पकड़ लेगा। पोटेशियम वाटर के साथ मिलकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन बनाता है लेकिन आग पकड़ लेता है। सोडियम वाटर के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर बनाता है लेकिन हाइड्रोजन बनाता है लेकिन आग पकड़ लेता है। जल के साथ कैल्शियम का क्या केस है सर? जल का कैल्शियम के साथ क्या केस है सर जी? केस ये है कि जल जब कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करता है तो बहुत धीमी गति से रिएक्शन करता है। यहां उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती, यानी यहां आग नहीं पकड़ेगा। जब जल कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है तो वो आग नहीं पकड़ेगा, ये बहुत धीमी गति से अभिक्रिया होता है। ये रहा रिएक्शन। सी मतलब क्या होता है? कैल्शियम। H2O मतलब क्या होता है? वाटर। तो जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। लेकिन मेन मुद्दा ये है, क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस, ये जो हाइड्रोजन गैस आप देख रहे हो, उपरोक्त अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं वो कैल्शियम की धातु की सतह से चिपक जाते हैं। हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं वो कैल्शियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम तैरने लगता है। जी हाँ, यह है केस कि कैल्शियम पानी के साथ अभिक्रिया करके तैरने क्यों लगता है।
इसलिए तो अपने मम्मी पापा से पूछना, कैल्शियम की गोली कभी भी पानी के साथ नहीं लेना चाहिए। कैल्शियम की दवाई आती है ना, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको दिया जाता है। कैल्शियम की गोली कभी पानी के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम अगर पानी के साथ लोगे तो कैल्शियम पानी के ऊपर तैरने लगेगा, आपको कोई बेनिफिट ही नहीं देगा उतना ज़्यादा। तो कैल्शियम को दूध वगैरह के साथ लिया जाता है, क्योंकि कैल्शियम जब पानी के साथ रिएक्ट करता है ना तो हाइड्रोजन गैस बनता है, और ये हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं वो कैल्शियम धातु से चिपक जाते हैं और कैल्शियम पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम पानी के साथ रिएक्ट करके तैरने क्यों लगता है, तो आपको ये आंसर देना है कि कैल्शियम जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं वो कैल्शियम से चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम धातु तैरने लगता है। अगला केस मैग्नीशियम के बारे में सुनिए, सेम केस है। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, पहली बात याद रखोगे, मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है। भाई साहब अपन को रिएक्शन करना ही नहीं है। मैग्नीशियम भाई साहब बोल रहे हैं कि अपन को ठंडे जल के साथ रिएक्ट ही नहीं करना, अपन को करना है गर्म जल के साथ। अपन को चाहिए गर्म जल, एकदम हॉट वाटर, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो पहली बात तो ये आप याद कर लो कि मैग्नीशियम ठंडे के जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। और इसमें भी यही होता है, चूंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, अतः यह भी तैरने लगता है। यानी मैग्नीशियम धातु भी कैल्शियम धातु की तरह पानी पे तैरने लगता है। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन ये गर्म जल के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब जो हाइड्रोजन गैस है, इसके जो बुलबुले होते हैं वो मैग्नीशियम धातु से चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वो तैरने लगते हैं, क्योंकि बुलबुले तो ऊपर आ जाएंगे तो वो तैरने लगेगा। अब एल्युमिनियम, आयरन और जिंक का क्या केस है, ये सब दे आर कॉल्ड केसेस। अगर आपने नहीं सुना तो इन्हें केसेस बोलते हैं। हर बच्चों आजकल हम लोग यही तो गलती कर रहे हैं। हमें क्या पढ़ाया जाता है, हमें ये पढ़ाया जाता है जी, धातु जल, धातु ऑक्साइड हाइड्रोजन, धातु ऑक्साइड जल, धातु हाइड्रोक्साइड। हम ये रट्टा मार के चले जाते हैं, पेपर में आता है, कुछ आया ही नहीं है जी, पेपर में ये सब आता ही नहीं। आजकल केसेस आते हैं, आजकल केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आजकल एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछा जाएगा एल्युमिनियम, आयरन और जिंक का केस जल के साथ, तो ये तीनों धातु ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है और ना ही गर्म जल के साथ। लो जी, इनके नखरे अजीब है भाई साहब, इनके नखरे अजीब है। इनको ना चाहिए ठंडा पानी, ना चाहिए इनको गर्म पानी, फिर क्या चाहिए, इनको चाहिए भाप, स्टीम, भाप, समझते हो ना। हाँ, ये इनके नखरे अलग हैं जी। अब क्या करें, नखरे झेलने पड़ेंगे, हमें 10वीं क्लास करनी है। एल्युमिनियम, आयरन, जिंक ना तो ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, ना ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, ये केवल भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं और धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस हर किसी में बनेगा। अब समझो अगला केस, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अब इन चारों का क्या केस है जी, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन चारों का क्या केस है जी, ये धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया करते हैं। ये चारों कहते हैं अपन को पानी के साथ शादी करनी नहीं है, अपन जाएगा ही नहीं पानी के पास, पानी से रिएक्ट ही नहीं करेगा, अपन बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है भाई। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये चारों ऐसे हैं जो चारों धातु ऐसे हैं जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करते, इन्हें रिएक्ट करना ही नहीं पानी के साथ, ये जाते ही नहीं पानी के रिएक्ट करने। अलग ही नखरे हैं भाई सबके, क्या करें, सबके नखरे झेलने पड़ेंगे। चलो रिवाइज कर लें जल्दी से, ये जल वाला केस खत्म हो गया। पोटेशियम पानी के साथ मिलेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन बनाएगा और आग पकड़ लेगा। सोडियम पानी के साथ मिलेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन बनाएगा, आग पकड़ लेगा। जल के साथ कैल्शियम धीमी गति से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन बनाता है। लेकिन याद करने वाली बात यह है कि हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले के कारण कैल्शियम धातु उस बुलबुले से चिपक जाते हैं और कैल्शियम तैरने लगता है। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन गर्म जल के साथ वो अभिक्रिया करता है और बनाता वही है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और इसमें भी हाइड्रोजन गैस के बुलबुले के कारण मैग्नीशियम धातु सतह से चिपक जाते हैं और मैग्नीशियम पानी के ऊपर तैरने लगता है। एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ये तीनों ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, ना ये गर्म जल के साथ रिएक्ट करते हैं, ये केवल भाप के साथ रिएक्ट करते हैं। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये चार धातु ऐसे हैं जो बिल्कुल भी किसी तरीके से पानी से रिएक्ट ही नहीं करते। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे लेके आता हूँ। नाउ अब आता है आपका पॉइंट नंबर 13। अब बच्चों केसेस थोड़े कम हो जाएंगे, अब डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट पॉइंट होंगे, डायरेक्ट आपका आंसर होंगे, केसेस जो है थोड़े कम हो जाएंगे।
पॉइंट नंबर 13 क्या है, धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब कोई धातु हो और दूसरा अम्ल हो तो धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया जब होती है तो क्या बनता है, ये आपको याद करना है। तो पहले तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला याद कर लोगे ना तो ये लाइन याद करने की नीड ही नहीं होगी। ये तो लाइन हमें लिखना इसलिए पड़ता है ताकि अगर फॉर्मूला याद ना हो तो आप ये लाइन याद कर लेना। बट एज ए साइंस स्टूडेंट आपको ये फॉर्मूला याद करना है कि कोई भी धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तनु इसलिए लिखा है ताकि वो कंसंट्रेटेड होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए एसिड। तो कोई भी धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो दो चीज बनाता है, एक लवण और एक हाइड्रोजन गैस। याद रखोगे, कोई भी धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है बच्चों तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। सिंपल फॉर्मूला याद रखो कि कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। आप इस चीज को लिख भी सकते हो, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस का प्रदान करती है। यही चीज देखो, एज इट इज यही लिखा हुआ है ना, यही लिखा हुआ है। देखो, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। तो अगर आप इस चीज को याद कर लोगे ना, इस फॉर्मूले को याद कर लोगे ना, तो ये चीज आप खुद भी बना के लिख सकते हो कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो अगर ये याद हो जाएगा तो ये आपका अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है ना। यहां पर एक केस आता है नाइट्रिक अम्ल। अब नाइट्रिक अम्ल एक स्पेशल केस है। नाइट्रिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों HNO3, याद रखोगे, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। ये फॉर्मूला याद रखना, HNO3 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 HNO3, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला याद रखना आपको। अब नाइट्रिक एसिड के स्पेशल केस है जो आपको याद रखना है। कोई भी धातु जब नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती, वहां पे हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। अभी सर जी ऑक्सीकारक कौन होता है? ऑक्सीकारक वो होते हैं जो अपना ऑक्सीजन किसी और को दे देते हैं। ऑक्सीकारक वो होते हैं जो अपना ऑक्सीजन किसी और को देते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल जो है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक है, यानी अपना ऑक्सीजन किसी और को देते हैं। तो जो हाइड्रोजन उत्पन्न होता है ना, तो जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके, यानी जो हाइड्रोजन गैस बनता है उसको ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तन कर देता है। कहने का मतलब यह है बच्चों कि बाकी सारे धातु अम्ल के साथ मिलकर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, लेकिन धातु जब नाइट्रिक अम्ल, यहां पे स्पेशल केस है, नाइट्रिक अम्ल स्पेशली आता है। नाइट्रिक अम्ल जब किसी धातु के साथ मिलता है तो वहां हाइड्रोजन गैस नहीं बनता। अब पूछेगा क्यों नहीं बनता? क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है और वो हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत कर देता है, मतलब उसको अपना ऑक्सीजन दे देता है, जिससे वो जल बनता है। देखो हाइड्रोजन गैस तो बनेगा, हाइड्रोजन गैस तो बनेगा, क्योंकि धातु और अम्ल अभिक्रिया कर रहे हैं। कोई भी धातु ले रहे हैं और कोई एक हम अम्ल ले रहे हैं, नाइट्रिक अम्ल, तो धातु और अम्ल है तो लवण और हाइड्रोजन गैस तो बनेगा। अब क्योंकि ये अम्ल नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड प्रबल ऑक्सीकारक होता है, HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ये अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे देता है, तो ये H2O बन जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रिक अम्ल जल के साथ धातु के साथ मिलकर क्या बनाता है, तो आपको बोलना हाइड्रोजन गैस नहीं बनता, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तन कर देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचेत हो जाता है। तो यानी खुद को तो नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेता है और हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके उसको जल में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको ये इसे बोलते हैं केसेस, ये स्पेशली देखो अंडरलाइन है, ये आपको केसेस ये याद करके जाना है। आजकल एग्जाम में ये नहीं पूछते, ये हर बच्चा पढ़ के जाएगा कि भाई धातु अम्ल के साथ मिलकर लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, सबको पता है। बट आजकल जो बच्चों के एग्जाम में आते हैं वो केस बेस्ड आते हैं, आप एक्टिविटी बेस्ड आते हैं। तो आपको याद रखना नाइट्रिक अम्ल का केस कि जब धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा। पूछेगा क्यों? क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, तो वो हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तन कर देता है और खुद को वो नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचेत हो जाता है। तो खुद को तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेता है, लेकिन हाइड्रोजन को ऑक्सीजन देकर उसको जल में परिवर्तित कर देता है। तो ये स्पेशल केस आपको नाइट्रिक एसिड का याद रखना है। नाउ एक्वारेजिया, रॉयल वाटर। एक्वारेजिया और रॉयल वाटर क्या होता है? तो देखिए दो बहुत खतरनाक एसिड है हमारे आसपास, एक है HCl जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक है HNO3 जिसे अभी हमने बोला नाइट्रिक एसिड। याद रखोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को अगर 3:1 में मिलाया जाए,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को जब 3:1 में मिलाते हैं, मतलब आप सिंपल ये समझ लो कि 3 लीटर हमने ले लिया HCl का और 1 लीटर ले लिया नाइट्रिक अम्ल का। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और नाइट्रिक अम्ल का 3 लीटर, इसका HCl का 3 लीटर और नाइट्रिक अम्ल का 1 लीटर, इन दोनों को मिला देंगे तो उस मिक्सचर को, जो मिक्सचर तैयार होगा, उस मिक्सचर को एक्वा रेजिया के नाम से जाना जाता है। तो आपको 2 चीज याद रखनी है यहाँ पे, सिंपल सी बात। पहला, एक्वा रेजिया बनता किससे है? तो एक्वा रेजिया 2 एसिड से मिलकर बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। इनका रेशियो क्या होता है? 3:1। अच्छा, क्यों बनाते हैं इसको? इसको बनाते हैं गोल्ड और प्लेटिनम जैसे चीजों को गलाने के लिए, पिघलाने के लिए। तो 3:1, पहले ही आगे देखिए 3:1, 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 का ताजा मिश्रण होता है। जो एक्वा रेजिया होता है बच्चों, ये 2 एसिड को मिला के बनता है। एक्वा रेजिया 2 एसिड को मिलाकर बनता है, 2 अम्ल को मिला के बनता है। एक का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक का नाम है नाइट्रिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को जब 3:1 में मिलाया जाता है तो उस मिक्सचर को हम एक्वा रेजिया, रॉयल वाटर कहते हैं। अब ये करता क्या है? तो ये उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होते हैं। यानी इतना खतरनाक होता है कि ये गोल्ड जैसे चीजों और प्लेटिनम जैसे धातुओं को भी गला सकता है, ये उनको गला सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। तो एक्वा रेजिया क्लियर हो गया। ये 2 एसिड का मिक्सचर होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल 3:1 में, और ये गोल्ड और प्लेटिनम चीजों को गला सकता है। धातुओं की अन्य धातु लवणों के विलयनों के साथ अभिक्रिया। अब ये क्या चीज है? एक लेंगे हम धातु, कोई भी धातु ले लिया, सोडियम पोटेशियम कोई भी धातु ले लिया, और दूसरा देंगे धातु लवण, यानी धातु लवण। धातु अलग चीज है, धातु लवण अलग चीज है। तो एक हम धातु लेंगे और एक हम धातु लवण लेंगे। तो जब धातु किसी और धातु लवण के साथ अभिक्रिया करता है ना, तो वहां विस्थापन अभिक्रिया होता है। ये चीज आपको समझ में आएगा नहीं, हालांकि मैं लिखवा दूंगा, लिखा हुआ है, समझा भी दूंगा, बट ये चीज आपको समझ में आएगा नहीं। आप इससे समझो, एक धातु है और दूसरा धातु का विलयन है, एक धातु है और एक धातु का विलयन है। तो जब एक धातु हो और दूसरा धातु का विलयन हो तो यहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, एक यहां पे जाएगा और बी आपका यहां पे आ जाएगा। क्लियर हो गया? जब कोई धातु हो और दूसरा धातु का लवण विलयन हो, एक धातु होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी धातु, आयरन है, ये धातु है, और ये कॉपर सल्फेट है, धातु का लवण विलयन। तो कब, जब कोई धातु हो और दूसरा धातु का लवण विलयन हो, ऐसे पूछेगा पेपर में, डायरेक्ट आपसे ऐसे ही पूछेगा कि एक धातु है और एक धातु का लवण विलयन है, अगर ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? तो जब एक धातु हो और एक धातु का लवण विलयन हो तो यहां पर ना बी डिस्प्लेस कर देगा ए को, ए डिस्प्लेस करेगा बी को। तो आप ध्यान से आंसर देखो, ए यहां पर आ जाएगा तो ए का लवण विलयन और बी आपका यहां चला जाएगा, यानी धातु बी। देखिए धातु बी क्लियर हो गया, बी की जगह ए आ जाएगा, ए की जगह बी आ जाएगा। जब कोई धातु हो और दूसरा धातु का लवण विलयन हो तो बी की जगह ए आता है, ए की जगह बी आता है। तो ये आपको याद रखना, छोटा सा रिएक्शन आपके बुक में दिया हुआ है, यहां पे लिखा हुआ भी है। अगर धातु ए धातु बी को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, डिस्प्लेसमेंट कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, यानी इस लाइन का ये मतलब है ए बी को डिस्प्लेस कर देगा, तो यहां धातु बी की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। तो ए डिस्प्लेस कर देगा बी को और बी की जगह ए आ जाएगा। कब होता है? जब कोई एक धातु हो और दूसरा धातु का लवण विलयन हो, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ये इसको डिस्प्लेस करेगा, ये इसको डिस्प्लेस करेगा। इस पेज को रिवाइज कर लेते हैं। धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो याद रखना है कि सभी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, लेकिन यहां पर एक केस है नाइट्रिक अम्ल का, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। कोई भी धातु जब नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता, वो HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, तो वो हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तन कर देता है और स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल स्पेशल केस है, जब नाइट्रिक अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो वहां हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा, वहां वाटर बनेगा, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है, वो अपना ऑक्सीजन दे देता है हाइड्रोजन को, तो वो पानी बन जाता है, जल बन जाता है। एक्वा रेजिया 2 एसिड का मिक्सचर होता है, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक होता है नाइट्रिक अम्ल। जब इन दोनों को 3:1 में मिलाया जाता है तो उससे एक्वा रेजिया बनता है। एक्वा रेजिया गोल्ड और प्लेटिनम जैसे चीजों को गलाने में समर्थ होता है। जब एक धातु और दूसरा धातु का लवण हो, एक धातु और दूसरा धातु का लवण विलयन हो, तो ए डिस्प्लेस करेगा बी को और बी डिस्प्लेस करेगा ए को। एक धातु है और बी लवण का विलयन है, तो बी यहां आ जाएगा, ए यहां आ जाएगा। देखिए आप, ये रहा आंसर। तो ये यहां तक के जो टॉपिक थे वो अलग कैटेगरी के थे, अलग तरीके थे। अब
अब जो क्वेश्चन शुरू होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके के होंगे। आप देख सकते हो अगला टॉपिक आपका सक्रियता श्रेणी। अब ये सक्रियता श्रेणी क्या होता है? जब मैं चैप्टर 1 करा रहा था, ऑफलाइन क्लास में भी करा था, तो मैंने वहां पे एक चीज बोली थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं बच्चों को समझा रहा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो आपको याद होगा विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि ए बी है और ये सी है। तो जब रिएक्शन होता है ना, तो सी डिस्प्लेस कर देता है बी को, क्योंकि सी ज्यादा रिएक्टिव होता है और बी कम रिएक्टिव होता है। आपको याद होगा शायद, सी जो है बी की जगह ले लेता है, यानी ए सी अलग हो जाता है और बी अलग हो जाता है। सी ने बी को डिस्प्लेस कर दिया, क्यों? क्योंकि सी ज्यादा रिएक्टिव होता है बी के मुकाबले। तो बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव और कौन कम रिएक्टिव है? तब मैंने आंसर दिया था बच्चों को कि बच्चों ये चैप्टर 3 में जाकर हम एक टेबल पढ़ेंगे, वहां हमें पता लगेगा कि इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन मीडियम रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। तो उसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं सक्रियता श्रेणी। जो चीज हम पढ़ रहे हैं ना, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सक्रियता श्रेणी आप ऐसा समझ लो, एक ऐसा टेबल है, ये एक ऐसा टेबल है जो हमें ये टेबल बताता है कि कौन सा एलिमेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव है। तो एलिमेंट को जब उसके रिएक्शन के अकॉर्डिंग लाइन से लगाते हैं, जब धातुओं को उनके रिएक्शन के अकॉर्डिंग लाइन से लगाया जाता है, तो उसको सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी वह सूची है, यह एक ऐसा टेबल है, एक ऐसी सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशील को अवरोध क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस लाइन का यह मतलब है कि सक्रियता श्रेणी एक ऐसी लिस्ट है, एक ऐसी सूची है जिसमें हम सभी धातुओं को उनकी अभिक्रिया के अनुसार अवरोही क्रम में, यानी घटते हुए क्रम में लगाते हैं। इस लाइन का मतलब यह है बच्चों कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो ऊपर आएगा, जो कम रिएक्टिव होगा उससे नीचे आएगा, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, और ये सबसे कम रिएक्टिव। तो जब धातुओं को लाइन से लगाया जाता है, उनके रिएक्शन के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, तो उस टेबल को हम लोग सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद मरकरी, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद गोल्ड। तो ये टेबल आपको एज इट इज याद करना है, क्योंकि पेपर में आपको ऐसे पूछ लेंगे। कोई भी 4 एलिमेंट ले लीजिए, मैं देता हूं आपको आयरन, मैंने आपको दे दिया एल्युमिनियम, और फिर मैंने आपको दे दिया जी गोल्ड, और फिर मैंने आपको दे दिया पोटेशियम। ये 4 एलिमेंट आपको पेपर में दे देंगे और कहेंगे लाइन से लगाओ। तो लाइन से तभी लगा पाओगे ना जब आपको पता हो कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। तो इसको याद करने का एक तरीका मैंने बच्चों को बताया था, अगर आपको याद हो जाए तो ये लाइन याद कर लेना। हम लोग अक्सर बच्चों को बताते हैं कालू नाम का माली, कालू नाम का माली। पहले ये लाइन याद कर लो, फिर मैं मतलब बताता हूं। कालू नाम का माली, आलू जरा फीका, आलू जरा फीका पकाता है चाचा। कालू नाम का माली आलू जरा फीका पकाता है चाचा। ये लाइन याद कर लो पहले, फिर मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा। कालू नाम का माली आलू जरा फीका पकाता है चाचा, कालू नाम का माली आलू जरा फीका पकाता है चाचा, कालू नाम का माली आलू जरा फीका पकाता है चाचा। इस लाइन से आप पूरा टेबल याद कर सकते हो। कैसे? देखिए, कालू नाम का माली आलू जरा फीका पकाता है, एच फॉर है, और देखो ध्यान से देखो चा लिखा हुआ है, चा, CHAA, चा तो कुछ होता नहीं, इसलिए हम लोग चाचा बोल देते हैं। तो कालू नाम का माली आलू जरा फीका पकाता है चा बनना है ना। और देखो यू भी रिपीट हो रहा है, यू भी रिपीट हो रहा है, जी भी रिपीट हो रहा है, तो हम भी चा को रिपीट कर देंगे। चा तो बन रहा है CHAA, चा। अब यू देखो रिपीट हो रहा है और जी भी रिपीट हो रहा है, तो हम भी चा को रिपीट कर देंगे, चा। इस समय रिपीटेशन याद रहेगी कि रिपीट करना है, कुछ यू रिपीट करना है, जी रिपीट करना है। क्लियर हो गया? तो ये पूरा टेबल आपको याद करना है। कैसे याद करेंगे? कालू नाम का माली आलू जरा फीका पकाता है चाचा। इससे आपको पूरा टेबल याद हो जाएगा। अब इसको लाइन से लगाना है। कैसे लगाएंगे? देखिए, कालू, ये रहा कालू, नाम तो है नहीं, कालू नाम का नहीं है, माली नहीं है, आलू देखो आलू, ये रहा आलू, जरा नहीं है, फीका ये रहा देखो फीका, तो बचाइए AU, तो AU आ जाएगा। देखो लाइन से लगा दिया। मैंने टेबल की मदद नहीं की ली, मैंने स्लोगन की हेल्प ले ली। कालू नाम का माली आलू जरा फीका पकाता है चाचा, स्लोगन से ही मैंने एडजस्ट कर लिया। कालू आया पहले, नाम है नहीं, का है नहीं, माली है नहीं, आलू है तो आलू आ गया।
आलू जरा नहीं है, फीका फीका ये रहा फीका, फिर बचा एयू, तो एयू आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, 4 एलिमेंट दे देंगे और आपसे बोलेंगे लाइन से लगाओ, तो आप स्लोगन से इन चारों को लाइन से लगा सकते हो जैसे मैंने लगाया। तो शक्यता श्रेणी समझ में आ गया। जब धातुओं को उनके रिएक्शन के अकॉर्डिंग, अभिक्रिया के अनुसार नीचे घटते हुए क्रम में लगाते हैं तो उसको शक्यता श्रेणी कहते हैं। उसके बाद आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आयनिक यौगिक। मान के चलिए ये हर किसी के एग्जाम में अब तक हर बार हर किसी के एग्जाम में आया है, तो इसकी सबसे बेस्ट डेफिनेशन जो आप लोग दोगे आयनिक यौगिक का क्या होता है बताता हूं। धातु से अधातु में, याद रखिए जब धातु और अधातु आपस में रिएक्ट करते हैं, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजन यौगिक कहा जाता है। मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मेरे पास एक धातु है, मेरे पास एक अधातु है। याद कीजिए चैप्टर का स्टार्टिंग, धातु कौन होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है, अधातु कौन होता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो धातु ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया अधातु को, तो दोनों के बीच संबंध बन गया। इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो दोनों के बीच एक रिलेशन बना। इसी को आयनिक यौगिक बोलते हैं। धातु से अधातु में, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से, इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से जो यौगिक बनता है उसी को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजन यौगिक कहा जाता है। क्लियर हो गया। धातु जब अपने इलेक्ट्रॉन अधातु को देता है, उससे जो यौगिक बनता है उसको आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। ना अगले पेज पे आते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। बिना एग्जाम्पल के आपको क्लियर नहीं होगा। ये एग्जाम्पल आपके पेपर में आते हैं और ये एग्जाम्पल ऐसे आपको समझ में आएगा नहीं, तो मैं आपको ना समझाता हूँ एक पेज लेकर अलग से। ये वाला एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है ना, इसको मैं समझाता हूँ। देखिए मैंने एक धातु ले लिया सोडियम। सोडियम आता है बच्चों 11वें नंबर पे, और 11 को हम बांटते हैं 2, 8, 1। आपने 9th में पढ़ा होगा सोडियम Na 11वें नंबर पे आता है। याद है आपको, 9th में पढ़ा होगा आपने, सोडियम 11वें नंबर पे आता है। 11 को 2, 8, 1 में बांटते हैं। तो ये सोडियम क्या है, अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए बैठा हुआ है। ये 2 और 8 तो अपने पास रख लेगा, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा। सोडियम के बारे में समझ में आ गया। अब आते हैं क्लोरीन। क्लोरीन एक अधातु है, क्लोरीन एक अधातु है, और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आता है 2, 8 और 7। अब क्लोरीन के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट पूरा हो जाएगा। आपने 9th क्लास में सब बातें पढ़ी होगी, बट आप मेरा वीडियो देख लेना चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का, उसमें मैंने समझा रखा है कि इलेक्ट्रॉन का क्या चक्कर है। मैं आपको बताता हूं। सोडियम आता है 11वें नंबर पर, तो 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन बांटते हैं। ये एक फालतू है, ये समझ लो एक्स्ट्रा है, तो ये किसी और को देने को तैयार बैठा है। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 को बांटते हैं 2, 8, 7, तो ये अपने आप को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन मांगेगा सोडियम से कि भैया सोडियम भैया एक इलेक्ट्रॉन दे दो, भैया सोडियम भैया मुझे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सोडियम कहेगा अरे यार मेरे पे तो एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, ले जा ले जा। क्लोरीन कहेगा भाई इलेक्ट्रॉन दे दे मुझे। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्लोरीन हो जाएगा ऐसे 2, 8, 8, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट पूरा हो जाएगा। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो रिएक्शन कैसे होगा देखिए। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये समझिए इलेक्ट्रॉन है, ये दे रहा है क्लोरीन को। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्लोरीन को। क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑलरेडी 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तो ऑलरेडी इसके पास खुद का है। 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये तो खुद का है, और एक इसने सोडियम से ले लिया, ये रहा ले लिया। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। 7 तो इसके पास थे, एक इसने सोडियम से मांग लिया, तो दोनों मिलकर ऐसे बनेंगे Na। इसने इलेक्ट्रॉन दिया था तो ये पॉजिटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये नेगेटिव चार्ज, तो इसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, इसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, इसको बोलते हैं आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक, इसी को आयनिक यौगिक बोलते हैं। इसने इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए प्लस का चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए नेगेटिव का चार्ज। इस यौगिक को आयनिक यौगिक के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। ये सब बातें आपको समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये नोट कर लो। सिंपल मैंने अपनी भाषा में आपको बता दिया। ये देखो एज इट इज स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको नोट कर लो। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार है, दोनों को मिलाएंगे तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, और ये सोडियम क्लोराइड बनाएगा। यही आयनिक यौगिक है। एक और एग्जांपल मैंने लिया है आपके बुक में, ये सारे बुक में है, आपके एनसीईआरटी बुक में है, ये बुक से लिया गया है, पेपर में आता है ये सब क्वेश्चन। बात को समझिए। देखिए मैग्नीशियम, ये दूसरा एग्जांपल है। मैग्नीशियम आता है 12वें नंबर पर, तो 12वें नंबर पे आता है तो 2, 8, 2, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने को तैयार है। मैग्नीशियम कह रहा है कि मुझसे भैया 2 इलेक्ट्रॉन ले जाओ।
मेरे पे 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है, मेरे से 2 इलेक्ट्रॉन ले जाओ। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है। क्लोरीन को फोन किया, क्लोरीन कह रहा है भैया 2 8 7 हूं मैं तो 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं। भैया जी मैं 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं, मैं 2 इलेक्ट्रॉन कैसे ले सकता हूं, मुझे तो 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। भैया जी मुझे तो 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे तो 1 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मैं 2 इलेक्ट्रॉन कैसे ले सकता हूं। तो मैग्नीशियम कहता है कोई बात नहीं भाई, चिल कर, तू किसी और दोस्त को फोन कर ले। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, क्लोरीन 1 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो मैग्नीशियम कॉल करता है क्लोरीन को, भैया 2 इलेक्ट्रॉन ले जाओ। क्लोरीन कहता है मैं 1 ही इलेक्ट्रॉन लूंगा। तो मैग्नीशियम कहता है क्लोरीन को कोई बात नहीं भाई, क्लोरीन तू किसी और दोस्त को बुला लेता, दोस्त भी तो होगा, सहेला होगा, सहेली होगी, बुला ले किसी को, वो ले लेगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो क्या संपर्क होगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है कि भैया 2 इलेक्ट्रॉन ले जाओ। तो 2 क्लोरीन को लाना पड़ेगा। 2 क्लोरीन क्यों? क्योंकि क्लोरीन तो 1 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो 2 क्लोरीन लाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो इसके खुद के हैं, 1 ये ले लेगा मैग्नीशियम से। 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो इसके खुद के हैं, 1 ये मैग्नीशियम से ले लेगा। तो रिएक्शन होके क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम 2+। 2+ क्यों लिखा? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। क्लोरीन लिखेंगे माइनस, अब यहां 2- मत लिख देना, क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लिया है, क्लोरीन ने 1 ही इलेक्ट्रॉन लिया है। हाँ 2 क्लोरीन है, इसलिए 2 यहां पर आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यहां 2+ का मतलब है मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, क्लोरीन पे 1 ही माइनस होगा, क्योंकि आप ध्यान से देखो ना, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन तो 1 ही लिया है ना, वो तो 2 अलग अलग क्लोरीन है, अलग अलग क्लोरीन है। तो यहां पे 2 लिख देंगे कि 2 बार क्लोरीन है, 2 बार क्लोरीन है। मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए 2+, इसने 1 ही इलेक्ट्रॉन लिया है लेकिन 2 बार लिया है अलग अलग ने, तो यहां 2 लिख देंगे। तो ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड आप देख रहे हो, इसी को आयनिक यौगिक बोला जाता है साइंस में, इसको आयनिक यौगिक कहते हैं। और ये सब बातें बच्चों आपके बुक में दे रखा है, सब कुछ आपके बुक में है। क्लियर हो गया? हम आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आता हूं। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या है। आपसे पूछा जाएगा कि अभी अभी आपने जो बच्चों आयनिक यौगिक पढ़ा है, जो कि धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बनता है, ये जो आप अभी अभी आप पढ़ के आए हो आयनिक यौगिक, इसके गुणधर्म क्या होते हैं, इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो पहला आपको याद रखना है भौतिक गुणधर्म, भौतिक प्रकृति। एक आयनिक यौगिक की भौतिक प्रकृति कैसी होती है? भौतिक प्रकृति का मतलब है वो ठोस होते हैं, द्रव होते हैं, गैस होते क्या चीज है। तो धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण, अभी आपने देखा कि आयनिक यौगिक में धन और ऋण आयन दोनों मिल गए थे, एक पॉजिटिव थे और एक नेगेटिव थे, दोनों मिलकर बने थे। तो धन एवं ऋण आयनों के मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक जो होते हैं वो ठोस होते हैं एवं थोड़े कठोर होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि आयनिक यौगिक की भौतिक प्रकृति कैसी होती है, तो आपको याद रखना है आयनिक यौगिक की जो भौतिक प्रकृति होती है वो ठोस और कठोर होती है। और अगर आपसे पूछा जाए ऐसा क्यों होता है भाई, ठोस या कठोर क्यों होता है, तो आंसर देंगे इसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, इनके बीच मजबूत आकर्षण बल होता है, जिसके कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक समानता भंगुर होते हैं। अच्छा, भंगुर का क्या मतलब है? भंगुर एक हिंदी वर्ड है जिसका मतलब होता है कि हल्का सा ही प्रेशर डालने पर, हल्का ही दाब डालने पर, हल्का सा ही उसको दबाने पर वो पूरी तरह से टूट जाता है, उसे भंगुर कहते हैं। तो ये आयनिक यौगिक समानता भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं, हल्का सा ही प्रेशर पड़ने पर ये टूट जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप कभी नमक की थैली लाओ तो कभी कभार नमक के थैले में आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल एक सॉलिड के फॉर्म में, पत्थर के फॉर्म में है। नमक के थैले में आपने कभी कभार देखा होगा कि वो पत्थर के फॉर्म में, लेकिन हल्का सा उसको दबाओ, जो नमक आया उसको हल्का सा दबाओ तो वो पूरी तरह से टूट जाता है, तो उसे भंगुर कहते हैं। तो भौतिक प्रकृति याद रखना, आयनिक यौगिक जो होते हैं ठोस होते हैं, कठोर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें धन आयन और ऋण आयन आपस में जुड़े होते हैं, और ये भंगुर भी होते हैं, हल्का सा दबाव डालेंगे तो टूट जाएगा। गलनांक और क्वथनांक की बात करते हैं। आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है? तो आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। याद रखोगे, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। पूछा जाएगा क्यों? रीजन देखो, मेन ये पूछता है क्यों, ये नहीं पूछेगा आपसे कि आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ये तो हर बच्चा याद कर रहे हैं, ये तो हर बच्चा याद करके आता है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, अधिक होते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्यों, रीजन क्या है? आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, रीजन पूछा जाएगा तो आंसर दोगे क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण तोड़ने के लिए। अंतर आयनिक आकर्षण मतलब आपको याद होगा आयनिक यौगिक बनता कैसे है?
आयनिक यौगिक बनता कैसे है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों मिलकर। तो इसको तोड़ने के लिए, इन आकर्षण को तोड़ने के लिए, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को तोड़ने के लिए, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। यानी इसको तोड़ने के लिए, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं उनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले हमने इसके एग्जाम्पल जाने, तो एग्जाम्पल मैंने आपको अभी समझाया था कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिसीव करने को तैयार है। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा और इससे आयनिक यौगिक का निर्माण होगा, यह आयनिक यौगिक तैयार है। मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, लेकिन क्लोरीन केवल 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो हमें 2 क्लोरीन लाना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन किसी और क्लोरीन को, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी और क्लोरीन को दे देगा, और मैग्नीशियम क्लोराइड ये एक आयनिक यौगिक है, आपके सामने है। तो ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों मिलकर जो तैयार हुआ, इसको आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक को पहला भौतिक प्रकृति आपको याद रखनी है। जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं वो ठोस होते हैं, थोड़े कठोर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें धन आयन और ऋण आयन यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आपस में जुड़े होते हैं, तो इसलिए ये थोड़े कठोर होते हैं। और ये भंगुर होते हैं, हल्का सा ही दाब डालेंगे तो ये टुकड़ों में टूट जाएगा। गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक दोनों अधिक होते हैं। आपसे पूछा जाएगा क्यों, तो आंसर दोगे क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए, इस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं उच्च होते हैं आयनिक यौगिक के। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट टॉपिक लेके आता हूं मैं। अगला पेज है घुलनशीलता। आयनिक यौगिक का अगला आपको फीचर्स याद रखना है, घुलनशीलता। अब घुलनशीलता में हमें याद रखना है कि विद्युत संयोजन यौगिक यानी आयनिक यौगिक को विद्युत संयोजन यौगिक भी बोलते हैं। अब मैं कई जगह आयनिक यौगिक लिख रहा हूं, कई जगह विद्युत संयोजन यौगिक लिख रहा हूं, ताकि आप भूल ना जाओ कि आयनिक यौगिक को ही विद्युत संयोजन यौगिक भी कहते हैं। तो विद्युत संयोजन यौगिक यानी आयनिक यौगिक समांतर जल में घुलनशील होते हैं। अब नमक ले लो, घर में जो आपका नमक है, आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था, उसका फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये भी एक आयनिक यौगिक है, क्योंकि पॉजिटिव आयन होता है, नेगेटिव आयन होता है, तो ये भी एक आयनिक यौगिक है। और नमक आपको पता है पानी में घुल जाता है, ये नमक का फॉर्मूला है, और पानी में घुल जाता है। तो ऐसे याद रखो कि आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। लेकिन केरोसिन की बात करें, पेट्रोल आदि इन जैसे विलायकों की बात करें, तो इसमें जो है अविलीय होते हैं, यानी आयनिक यौगिक केरोसिन, पेट्रोल इन जैसे विलायकों में घुलनशील नहीं होते। पानी में तो घुल जाता है, लेकिन पेट्रोल और केरोसिन वगैरह की बात करें, ऑयल वगैरह की बात करें, तो इसमें आयनिक यौगिक घुलता नहीं है। विद्युत चालकता की बात करें, यानी सुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। तो आयनिक यौगिक एक्चुअल में दोनों होते हैं, सुचालक भी होते हैं, कुचालक भी होते हैं। अगर ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक लोगे, जैसे नमक आपने ठोस अवस्था में ले लिया, तो आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते, यानी कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण, मजबूत संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं हो पाती। अब ये समझो, आप नमक लेके आओ, आप दुकान से नमक लेके आओ, ये सॉलिड स्टेट में है, ये ठोस अवस्था में, तो ठोस अवस्था में जो आयन होते हैं ना, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, ये फ्लो नहीं कर सकते। ठोस अवस्था में जो आयन होते हैं वो फ्लो नहीं कर सकते, चल नहीं सकते। इसलिए ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। बच्चों पहले इस बात को समझो, अभी तक किसी भी एग्जाम में ये नहीं पूछा गया कि आयनिक यौगिक सुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। हम लोग यही गलती करते हैं, हमें पेपर का पैटर्न सीखना पड़ेगा पहले, अगर हमें मार्क्स लाना है। वो ये पूछेंगे आपसे कि विद्युत के कुचालक ठोस अवस्था में क्यों होते हैं, रीजन पूछा जाएगा। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लो, आप पिछले साल का क्वेश्चन उठा के देख लो, लास्ट क्वेश्चन उठा के देख लो, यही क्वेश्चन था कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। और किसी सेट में था आयनिक यौगिक विद्युत के गलित अवस्था में यानी लिक्विड स्टेट में सुचालक क्यों होते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है। तो आपको याद रखना है, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक नहीं, सुचालक नहीं होते, यानी कुचालक होते हैं। अब आपसे पूछेगा क्यों, रीजन क्या है, ये विद्युत के कुचालक क्यों है, तो आंसर दोगे ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं है। ठोस अवस्था में आयन फ्लो नहीं कर सकते ना, ठोस अवस्था में आयन जो है वो फ्लो नहीं कर सकते, इसलिए विद्युत के कुचालक होते हैं। वहीं उल्टा कर दो, लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में ना लिक्विड स्टेट में, अगर आयनिक यौगिक गलित अवस्था की बात करें, लिक्विड स्टेट की बात करें, तो आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, सुचालक होते हैं। क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाते हैं। देखो होता क्या है, आपको पता है आयनिक यौगिक पॉजिटिव और नेगेटिव दो अलग अलग आयन से बना है, ये तो क्लियर है ना। आयनिक यौगिक दो अलग अलग आयन से बना है, एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो गलित अवस्था में क्या होता है कि जो विपरीत आवेश है ना, ये जो विपरीत आवेश है ये अलग अलग हो जाते हैं। विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य
स्थिर विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाते हैं। ये जो दोनों के बीच आकर्षण है ये कमजोर पड़ जाएगा गलित अवस्था में। जब ये लिक्विड स्टेट में होगा तो इनके जो बीच आकर्षण बल है, यानी इनके बीच जो जोड़ा है, इनके बीच जो मजबूती है, ये धीरे धीरे टूटने लगेगा, लिक्विड स्टेट में अलग होने लगेंगे। इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं। तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है, आयन फ्लो करने लगते हैं। लिक्विड स्टेट में ये आयन फ्लो करने लगते हैं, और जब लिक्विड स्टेट में आयन फ्लो करेंगे तो ये विद्युत का चालन करेंगे। तो आपको याद रखना है बच्चों कि आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक भी होते हैं और आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक भी होते हैं। अगर आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में है तो विद्युत के कुचालक हैं, क्योंकि आयन उसमें फ्लो नहीं होगा। और अगर ये गलित अवस्था में है तो ये विद्युत का चालन करेंगे, यानी विद्युत के सुचालक होंगे, क्योंकि इसमें आयन फ्लो करते हैं। ना अगला टॉपिक है खनिज किसे कहते हैं। खनिज का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको सिंपल सा वर्ड बताता हूं। जिस अर्थ पे हम लोग रहते हैं ना, उसकी जो सबसे ऊपरी लेयर होती है इसको क्रस्ट बोलते हैं, इसको क्रस्ट बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं भूपर्टी। इस क्रस्ट के अंदर बहुत चीजें जो हमारे यूजफुल हैं, जो हमारे काम की चीजें हैं। जैसे एक इसका एग्जांपल है पानी, जो हम पृथ्वी के नीचे से अंडरग्राउंड वाटर लेते हैं, पानी। तो पानी यूजफुल है, लेकिन पानी के अलावा इस क्रस्ट में बहुत कुछ है। जैसे कि हमें बहुत सारा कोयला मिला, हमें बहुत सारा पेट्रोल मिला, हमें बहुत सारा नेचुरल गैस मिला, कभी हमें मेटल मिल जाता है, गोल्ड मिल जाता है, कभी हमें कोई और मेटल मिल गया। तो इस क्रस्ट में जितनी भी चीज़ें जो हमारे लिए यूजफुल है, जिसका हम कल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे लिए फायदेमंद है, उन सबको हिंदी में खनिज कहते हैं। पृथ्वी के भूपर्टी में, यानी भूपर्टी मतलब ऊपरी लेयर में, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। यानी पृथ्वी के जो भूपर्टी में जो भी प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन सबको खनिज कहा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में आता है खनिज किसे कहते हैं, खनिज का अर्थ बताओ, तो आपको ये डायग्राम याद रखना है। पृथ्वी की भूपर्टी में, भूपर्टी मतलब ऊपरी लेयर में, प्राकृतिक रूप से नेचुरल फॉर्म में पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहते हैं। अब अगला आता है अयस्क किसे कहते हैं। अब एक बात बताओ, एक कॉमन सी बात है, हमें इसमें पृथ्वी के नीचे हमें खनिज मिल गया, ठीक है, वह बहुत कुछ मिला, हमें खनिज मिल गया, जो भी चीज़ है खनिज। अब ऐसा तो है नहीं कि वो खनिज जो कोई रख के गया था साफ सुथरा बिल्कुल प्लेन बंद करके गया था, ऐसा तो होगा नहीं। जब हम खनिज निकालेंगे तो उसमें बहुत सारा मिट्टी होगा, बहुत सारा तेल भी लग सकता है, बहुत सारा पानी भी हो सकता है, बहुत सारा रेता भी हो सकता है। तो खनिज के साथ बहुत सारी गंदगी भी आएगी। अब इनका तो कोई यूज नहीं है हमारे लिए, तो हम इनको क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो खनिज के अंदर हम देखेंगे कि जो हमने खनिज निकाला है पृथ्वी के नीचे से, उसमें हमारे लिए यूजफुल क्या है। तो यूजफुल कौन होगा, अगर कोई मेटल है, भाई अगर मैं पृथ्वी के अंदर से कुछ निकाल रहा हूँ खनिज, तो मैं उसमें देखूंगा ना कि मेरे लिए यूजफुल क्या है। तो खनिज के अंदर मान लो कोई हमें मेटल मिल गया, कोई धातु मिल गया कि भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में मेटल है, तो खनिज में जो यूजफुल चीज़ें होती हैं, जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, किसी खनिज में अधिक मात्रा में जो पाई जाएगी कोई यूजफुल चीज़, उन सबको हम लोग अयस्क कहते हैं। इसको इंग्लिश में ऑर्स बोला जाता है, ऑर्स, इंग्लिश में, हिंदी में अयस्क। कुछ स्थानों पर खनिजों में, यानी खनिज के अंदर कुछ विशेष धातु काफी मात्रा में होती है, कोई विशेष मेटल काफी ज्यादा मात्रा में। अगर आपने केजीएफ मूवी देखी होगी, अगर आपने केजीएफ मूवी आपने देखी होगी, यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ स्पेशली, केजीएफ मूवी हम सब ने देखी है। उसमें क्या हुआ था, उसमें ये हुआ था कि हमें ना खनिज मिला था, हमें प्योर गोल्ड नहीं मिला था। अगर आपने मूवी ध्यान से देखा होगा, हमें खनिज मिला था, हम खुदाई कर रहे थे तो वहाँ खनिज मिला था। खनिज को उन्होंने, आपने मूवी देखा होगा, उन्होंने साफ किया था, तो उनको हल्का सा गोल्ड के पार्टिकल दिखाई दिए थे, गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई दिए थे। तो उस खनिज में से हमें गोल्ड को क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा ना, बात को समझ रहे हो आप। हमें उस खनिज में से गोल्ड को क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो खनिज में से जब हम किसी धातु को अलग करते हैं ना, तो उसे अयस्क बोलते हैं। तो कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है। किसी विशेष धातु की मात्रा जब ज्यादा पाई जाएगी तो जिसे निकालना लाभकारी होता है, प्रॉफिटेबल है। उसी के ऊपर तो मूवी बन गई केजीएफ पूरी, पार्ट 1 पार्ट 2 आप सबने देखा होगा। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं, इसी को अयस्क कहते हैं। तो पृथ्वी के नीचे से हमें खनिज मिलेगा, कोई प्योर फॉर्म में धातु नहीं मिलेगा। आप बात को समझो, हमें पृथ्वी के नीचे से खनिज मिलेगा, उस खनिज में से हमें धातु को निकालना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत लाभकारी होगा। इसी को साइंस में अयस्क कहते हैं। चलिए जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। आयनिक यौगिक की घुलनशीलता की बात करो तो जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुल जाते हैं। आप नमक को देखो, पानी में घुल जाता है, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल, ऑयल वगैरह में ये नहीं घुलते हैं। विद्युत की चालकता की बात करें तो ठोस अवस्था में ये विद्युत का चालक नहीं होते, लेकिन गलित अवस्था में विद्युत का चालक होते हैं। पूछेगा क्यों, रीजन, ये रहा रीजन। देखो मेन चीज ये है, रीजन पूछा जाएगा कि ठोस अवस्था में विद्युत का चालक
क्यों नहीं होते? तो क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं है। आयन मूव ही नहीं होंगे। जब आयन मूव ही नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करेगा। जबकि गलित अवस्था में क्या होता है कि आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं, आयन फ्रीली फ्लो कर पाते हैं, और जब आयन फ्लो कर पाएंगे तो ये विद्युत का चालन करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। खनिज क्या होता है? पृथ्वी के भूपट्टी में, ये पृथ्वी है और इसका जो ऊपरी लेयर उसका भूपट्टी कहते हैं, तो भूपट्टी से हमें जो कुछ निकालेंगे हम लोग उसको खनिज कहेंगे। पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। अब इस खनिज में से हम लोग धातु निकालेंगे, खनिज में से हम धातु को जब बाहर निकालेंगे तो उसको हम अयस्क कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में, देखो खनिज के अंदर कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी है, प्रॉफिटेबल है, इन खनिजों को ही अयस्क बोला जाता है। जैसे मैंने केजीएफ मूवी का एग्जांपल दिया कि उसमें हमें खनिज मिला था, हम लोग खुदाई कर रहे थे, कोयला वगैरह निकाल रहे थे, तो उसमें हमें गोल्ड पार्टिकल दिखाई दिए थे कि गोल्ड पार्टिकल है, तो उसके ऊपर पूरी मूवी बनी, अगर आपने ध्यान से देखा हो। तो वो जो हमें मिला था वो खनिज था, लेकिन हम फिर उसका गोल्ड अलग करने लगे जो कि मेटल है, तो इसको फिर अयस्क बोलेंगे। ये खनिज है और ये अयस्क है, दोनों में ये फर्क है ना। अगला पेज आपके लिए लेके आता हूं मैं, नेक्स्ट पेज है आपका गैंग किसे कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, एक बात बताओ, पृथ्वी के नीचे से आप जमीन से खोद कर कोई चीज बाहर निकाल लो। अब ऐसा तो है नहीं कि भगवान जी वहां पे कोई रख के गए थे, पैकेट बना के गए थे हमारे लिए, ऐसा तो है नहीं ना बच्चों। हम जो निकाल रहे पृथ्वी के नीचे से वो हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, हमें वो शुद्ध रूप में नहीं मिलेगा। हम जमीन के नीचे से जो बाहर निकालेंगे वो हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, उसमें बहुत सारी गंदगी होगी, उसमें मिट्टी होगा, उसमें रेता होगा, उसमें ऑयल लग सकता है, उसमें वाटर हो सकता है, कुछ बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो हमें इन सबको अलग करना पड़ेगा। हम इसका करेंगे क्या? सबको अलग कर लेंगे और अपने धातु को अलग कर लेंगे। तो जब खनिज में से गंदगी को अलग कर दिया जाता है तो इसको गैंग कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? गैंग। इसका नाम क्या पड़ा? गैंग। मतलब गैंग आप लोग बोलते हैं ना दोस्तों का गैंग, गैंग का मतलब साइंटिफिक वर्ड होता है कोई गंदा। तो गंदगी को जब हम अलग कर लेते हैं तो उसको साइंस में गैंग कहते हैं। तो ये देखिए डेफिनेशन है, गैंग किसे कहते हैं? पृथ्वी से खनिज अयस्कों में, यानी खनिज अयस्कों में से मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियां होती है जिसे गैंग कहते हैं। तो खनिज के अंदर जो अशुद्धियां होंगी, चाहे वो रेत हो, मिट्टी हो, खनिज के अंदर जो भी अशुद्धियां होंगी उन सबको गैंग कहते हैं। अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं का वर्गीकरण। याद कीजिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको अभिक्रियाशील श्रेणी पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि धातु बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी हो सकता है, मीडियम रिएक्टिव भी हो सकता है और लो रिएक्टिव भी हो सकता है। याद है ना रिएक्टिविटी सीरीज, कालू नाम का माली आलू जरा फीका पकाता है चाचा, पूरा बताया था। तो अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को ना 3 हिस्सों में बांटा जाता है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला होता है निम्न अभिक्रियाशील धातु, दूसरा होता है मध्यम अभिक्रियाशील धातु, तीसरा होता है उच्च अभिक्रियाशील धातु। अभिक्रियाशीलता के आधार पर, रिएक्टिविटी के आधार पर, भाई पोटेशियम और सोडियम का एग्जांपल ले लो। पोटेशियम और सोडियम इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि आप इनको केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हो, मैंने आपको बताया था। वहीं पे आप सिंपल जिंक को ले लो, लोहे को देख लो, अपने आसपास घर का गेट बनाते हो लोहे का बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये मीडियम रिएक्टिव है, लेकिन जंग भी लग जाता है, तो लग भी सकता है नहीं भी लग सकता, मीडियम रिएक्टिव है। जबकि गोल्ड वगैरह आप छोड़ दो, सालों साल छोड़ दो, आप लॉकर में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो धातुओं को ना 3 कैटेगरी में, अभिक्रिया के अनुसार धातुओं को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, निम्न अभिक्रिया, मध्यम अभिक्रिया, उच्च अभिक्रिया। अब आपके सामने क्वेश्चन उठेगा कि सर इनमें से उच्च अभिक्रियाशील कौन है, इनमें से मध्यम अभिक्रियाशील कौन है, इनमें से निम्न अभिक्रियाशील कौन है? तो ये जो आप देख रहे हो इन सबको हम लोग उच्च अभिक्रियाशील में रखते हैं, इनको उच्च अभिक्रियाशील में रखते हैं, इनको हम मध्यम अभिक्रियाशील में रखते हैं और इनको हम निम्न अभिक्रियाशील में रखते हैं। ठीक है, इनमें से आप चाहो तो कैल्शियम मैग्नीशियम तक छोड़ सकते हो उच्च अभिक्रियाशील। एल्युमिनियम इसमें भी आ सकता है, एल्युमिनियम चाहो तो आप इसमें भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि एल्युमिनियम मध्य में भी आ सकता है, उच्च में भी आ सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है कि यहीं पर होगा। ठीक है, तो ये जो उच्च अभिक्रियाशील वाले धातु हैं इनके लिए एक मेथड बना विद्युत अपघटन। इस मेथड से हम लोग इसको प्योरीफाई करते हैं। अभी मैंने क्या समझाया था कि प्योर फॉर्म में तो मिलेगा नहीं, हमें गंदगी अलग करनी है और अपने अपने फायदे की चीज अलग करनी है। तो जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होती है उनको प्योर करने वाले मेथड का नाम है विद्युत अपघटन। जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु है उनको प्योर करने का मेथड है कार्बन के उपयोगी में अपचयन। कार्बन के उपयोगी में अपचयन, इसके अंदर 2 मेथड होते हैं। एक का नाम आता है आप निष्पातन, इसका नाम आएगा निस्तापन, और एक का नाम आएगा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, भर्जन। एक का नाम आएगा भर्जन, निस्तापन और भर्जन।
अभी हम पढ़ेंगे, अभी हम अगले पेज पर पढ़ेंगे सब। अभी आप समझ लो कि अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, निम्न अभिक्रिया, मध्यम अभिक्रिया, उच्च अभिक्रिया। यह है निम्न अभिक्रिया, यह है मध्यम अभिक्रिया, यह है उच्च अभिक्रिया। पहली बात क्लियर हो गई, यह है निम्न अभिक्रिया, यह है मध्यम अभिक्रिया, यह है उच्च अभिक्रिया। जो निम्न अभिक्रिया होती है यह प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होती है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में लगभग पाया जाता है, इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो मध्यम अभिक्रियाशील होगी थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी निस्तापन और भर्जन वाले विधि से, जो हम आगे पढ़ेंगे। और जो उच्च अभिक्रियाशील होगा उसके लिए विद्युत अपघटन मेथड आता है। इस पेज को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। गैंग क्या होता है, गैंग किसे कहते हैं? तो खनिज अयस्कों में जो मिट्टी, रेत जैसी अशुद्धियां होती है उनको गैंग कहते हैं। अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, निम्न अभिक्रिया, मध्यम अभिक्रिया, उच्च अभिक्रिया। यह है निम्न अभिक्रिया, यह है मध्यम अभिक्रिया, यह है उच्च अभिक्रिया। उच्च अभिक्रिया के लिए विद्युत अपघटन मेथड होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। मध्यम अभिक्रिया के लिए कार्बन वाला मेथड होता है, इसके अंदर 2 मेथड आते हैं, निस्तापन, भर्जन, जो हम आगे पढ़ेंगे। और निम्न अभिक्रिया के लिए भी एक मेथड होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको इस पेज पे जाना था कि 3 कैटेगरी में इसको बांट दिया। नाउ इस पेज पे ये टेबल आपके बुक में भी दिया हुआ है, ये टेबल आप देखोगे तो आपके बुक में भी मिल जाएगा। इस पेज पे हम ये जानेंगे कि धातुओं को कौन से मेथड से हम अलग करते हैं। अब एक चीज को अपने दिमाग में रखो, ये अर्थ है, अर्थ में से आपने खनिज निकाला था। अब खनिज में बहुत सारी गंदगी थी तो गंदगी को आपने गैंग बोल दिया कि भाई गैंग है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। खनिज में से आपने अयस्क अलग कर लिया, अब अयस्क को प्योर करना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो मेरी बात को? बिल्कुल स्टेप बाय, देखो साइंस मजा तब है जब आप स्टेप बाय समझो। ये वीडियो स्किप करना, छोटा मोटा देख लेना, इससे आप नंबर तो ले आओगे लेकिन नॉलेज नहीं मिलेगी। नॉलेज क्या है, लाइन से समझो। आपने पृथ्वी में से खनिज निकाला, खनिज में से गंदगी अलग कर दी, गैंग अलग कर दिया, अयस्क अलग कर दिया। अब अयस्क में से धातु निकालोगे ना, अयस्क में से धातु निकालोगे तो ऐसे नहीं निकल आएगा फ्री का, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सारा मेथड है, टेबल है, देखो कैसे निकालते हैं। पहले अयस्क मिला हमें तो पहले अयस्क का सांद्रण करेंगे, उसका कंसंट्रेशन करेंगे, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। आप ये सिंपल वर्ड में ये समझ लो। तो पहले अयस्क से अयस्क का सांद्रण किया जाएगा, फिर अयस्क के सांद्रण को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। देखा जाएगा कि वो उच्च अभिक्रियाशील है, उच्च अभिक्रियाशील धातु है, मध्यम अभिक्रियाशील धातु है या निम्न अभिक्रियाशील धातु है। पहले आपने जमीन को खोदा, खनिज मिला, खनिज से गैंग को अलग कर दिया, अयस्क अलग कर दिया। अब अयस्क का आपने अयस्क का सांद्रण करा। अब अयस्क में चेक करोगे कि अयस्क के अंदर जो धातु है, अयस्क के अंदर जो धातु है वो उच्च अभिक्रियाशील वाला धातु है, मध्यम अभिक्रियाशील वाला धातु है या निम्न अभिक्रियाशील वाला धातु है। अगर वो उच्च अभिक्रियाशील वाला धातु है तो उसके लिए आपको विद्युत अपघटन मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, जो अभी मैंने आपको पिछले पेज पर बताया था। अगर वो मध्यम अभिक्रियाशील वाला धातु है तो उसको 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा वो कार्बोनेट अयस्क है या सल्फाइड अयस्क है, या तो कार्बोनेट होगा या सल्फाइड होगा। कार्बोनेट मतलब CO3, कार्बोनेट होता है CO3 और सल्फाइड होता है सल्फर के लिए S। तो मध्यम अभिक्रियाशील अगर धातु है ना उसके अंदर, अगर अयस्क के अंदर मध्यम अभिक्रियाशील धातु है तो फिर हमें और चेक करना पड़ेगा कि वो कार्बोनेट वाला है या सल्फाइड वाला है। अगर कार्बोनेट वाला है तो उसके लिए निस्तापन विधि, जो हम आगे पढ़ेंगे कि निस्तापन क्या होता है। बस अभी आपको मेथड, ये पूरा टेबल आपके बुक में दिया, आप सबने बुक खोला होगा, टेबल मिला होगा, बट मैं आपको समझा रहा हूं टेबल का मतलब क्या है। आपने जमीन खोदा, खनिज मिला, खनिज से गैंग अलग कर लिया, अयस्क अलग कर लिया। अब अयस्क से क्या निकालोगे, धातु, तो ऐसे नहीं निकलेगा। इसके लिए मेथड फॉलो करना पड़ेगा। पहले अयस्क का कन्वर्ट करना पड़ेगा, अयस्क का सांद्रण, फिर अयस्क के अंदर देखना पड़ेगा कि उच्च अभिक्रियाशील है, मध्य अभिक्रियाशील है, निम्न अभिक्रियाशील धातु है। अगर उच्च अभिक्रियाशील धातु है तो विद्युत अपघटन, जो हम आगे पढ़ेंगे। अगर मध्यम अभिक्रियाशील है तो फिर हमें और चेक करना पड़ेगा कि वो कार्बोनेट वाला है या सल्फाइड वाला है। अगर कार्बोनेट वाला है तो निस्तापन विधि, अगर सल्फाइड वाला है तो भर्जन विधि। चाहे करो निस्तापन, चाहे करो भर्जन, मिलेगा आपको धातु का ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड। चाहे निस्तापन करो या भर्जन, दोनों मेथड से मिलेगा एक ही चीज, क्या, धातु का ऑक्साइड। फिर धातु का ऑक्साइड, अभी ऑक्साइड का क्या करूंगा, हमें तो धातु चाहिए ना, हम धातु का ऑक्साइड का क्या करेंगे भाई, इतनी मेहनत किसके लिए, ऑक्साइड के लिए करिए क्या, हमें तो धातु चाहिए ना, मार्केट में धातु बिकेगा, ऑक्साइड नहीं बिकेगा। तो अब हमें ऑक्साइड को हटाना है, तो ऑक्साइड को हटाने के लिए अपचयन, धातु का अपचयन। अपचयन याद कीजिए, चैप्टर 1 में पढ़ा था, ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे। तो धातु के ऑक्साइड में से अपचयन करके ऑक्साइड को हटा देंगे, तब हमें मिलेगा धातु, और फिर धातु का करेंगे शोधन। अभी शोधन क्या है, ये सब चीजें, ये सारा टेबल आने वाला है आगे एक एक करके, विद्युत अपघटन, निस्तापन, भर्जन, ये सब आपका अभी आएगा। बस पहले मेथड याद करो, लास्ट बार समझ लो, इस पेज को रिवाइज करा। देखिए, हमने पृथ्वी को खोदा, हमें मिला खनिज, खनिज से गैंग अलग कर लिया, अयस्क अलग कर लिया। अयस्क से हमें चाहिए धातु, अब धातु हमें फ्री का नहीं मिलेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अयस्क का पहले अयस्क को कन्वर्ट करेंगे अयस्क के सांद्रण में, फिर हमें चेक करेंगे कि उस अयस्क के अंदर जो धातु है वो उच्च अभिक्रियाशील वाला धातु है, मध्यम अभिक्रियाशील वाला धातु है, निम्न अभिक्रिया
अभिक्रियाशील वाला धातु है। अगर उच्च अभिक्रियाशील धातु है तो विद्युत अपघटन मेथड को फॉलो करेंगे। अगर मध्यम अभिक्रियाशील धातु है तो फिर हम उसे चेक करेंगे कि वो कार्बोनेट वाला है या सल्फाइड वाला है। अगर कार्बोनेट वाला है तो निस्तापन विधि, और अगर भर्जन सल्फाइड वाला है तो भर्जन विधि। चाहे करो निस्तापन चाहे करो भर्जन, मिलेगा आपको धातु का ऑक्साइड। लेकिन ऑक्साइड का क्या करूंगा, ऑक्साइड तो मेरे लिए बेकार है, मुझे तो धातु चाहिए, तो मैं धातु का अपचयन करूंगा। अपचयन से क्या होगा, ऑक्साइड हट जाएगा, फिर आपका बचेगा धातु। फिर हम धातु का शोधन करेंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे मान लो निम्न अभिक्रियाशील धातु, भाई आपका लो रिएक्टिव मेटल है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, लगभग ये सब आप समझ लो कि लो रिएक्टिव में आते हैं। तो लो रिएक्टिव मेटल के अंदर लो रिएक्टिव मेटल जितने भी होते हैं वो सल्फाइड के फॉर्म में ही पाए जाते हैं। जितने भी लो रिएक्टिव होते हैं, निम्न अभिक्रियाशील धातु होती है, वो सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है। और सल्फाइड के लिए भर्जन विधि अपनाते हैं। देखो ये सल्फाइड के लिए भर्जन विधि, देखो ना, सल्फाइड के लिए भर्जन विधि, फिर भर्जन के बाद धातु ऑक्साइड, फिर धातु, तो यही चीज करने वाले हैं। जितने भी निम्न अभिक्रियाशील धातु हैं वो सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है, उसके साथ सल्फर पाया जाता है। तो सल्फर को हटाने के लिए हमें भर्जन विधि अपनानी पड़ेगी। भर्जन विधि से हमें मिलेगा धातु, और फिर धातु का करेंगे परिष्करण। तो अगर निम्न अभिक्रियाशील धातु है तो ये वाला स्टेप फॉलो होगा। अगर मध्यम अभिक्रियाशील धातु है तो ये बीच वाला स्टेप सारा फॉलो होगा नीचे तक। और अगर उच्च अभिक्रियाशील धातु है तो ये वाला फॉलो होगा। अब हम अलग अलग पढ़ेंगे। अब हम उच्च अभिक्रियाशील अलग पढ़ेंगे, ये पूरा मध्यम अभिक्रियाशील अलग पढ़ेंगे, और ये पूरा निम्न अभिक्रियाशील अलग, अभी अलग अलग पढ़ेंगे। अब हाई रिएक्टिव अलग पढ़ेंगे, मीडियम रिएक्टिव अलग पढ़ेंगे, और लो रिएक्टिव अलग पढ़ेंगे। तो बस टेबल था बताने के लिए कि कौन से मेटल को कौन से मेथड से हमें अलग करना है, सेपरेट करना है। तो हाई रिएक्टिव का अलग मेथड है, मीडियम रिएक्टिव का अलग मेथड है, लो रिएक्टिव का अलग मेथड है। देखिए अगले पेज पे आ गया, हेडिंग पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए हेडिंग जल्दी से, मैं स्टार्ट करता हूं। हेडिंग आ गया जी, शक्यता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। नीचे आने वाली मतलब लो रिएक्टिव। शक्यता श्रेणी, आपको याद है शक्यता श्रेणी क्या थी? रिएक्टिविटी सीरीज, कालू नाम का माली आलू जरा फीका पकाता है चाचा, याद कीजिए। तो शक्यता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु, नीचे आने वाली धातु कौन? गोल्ड, सिल्वर वगैरह, उनका निष्कर्षण कैसे करते हैं, उनको प्योर फॉर्म में कैसे लाते हैं? तो शक्यता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफी अनअभिक्रिया होती है। अनअभिक्रिया, यहां बच्चों आएगा अनअभिक्रिया, अन लिखना भूल गया शायद बच्चा, कोई बात नहीं, यहां आप ऐड कर लेना अनअभिक्रिया। शक्यता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफी अनअभिक्रियाशील होता है। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। क्या मतलब है जी? जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं ना, जो निम्न अभिक्रियाशील धातु है ना, उनको आप केवल गर्म कर दो, उसको हीट कर दो, गर्म करो, उसी से आपको धातु मिलना स्टार्ट हो जाएगा। शक्यता श्रेणी में नीचे आने वाली जो धातु होती है वो अनअभिक्रियाशील होती है। इन धातुओं के ऑक्साइड को, अगर हम उन धातुओं का ऑक्साइड चाहिए तो उन धातुओं का ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही, केवल आपको हीट करने से ही धातु प्राप्त होने लगेगा। जैसे एग्जांपल देखो, सीना बार, सीना बार का एग्जांपल लिया। अब आप में से अधिकतर पूछोगे सर ये सीना बार क्या है? अच्छा, आपने मरकरी का नाम सुना है? ये बताइए, मरकरी याद करो, वीआईपी है, एक वीआईपी एलिमेंट है। मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड, एक ऐसा धातु है, मेटल है, जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। आप सबको याद होगा, 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो ये चीज। मरकरी एक अकेला धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो मरकरी तो धातु है ना सर जी। इसके पीछे कहानी जाओ, इसके मम्मी पापा कौन है? तो इसके मम्मी पापा हैं सीनाबार, जिससे मरकरी निकला है, उसको बोलते हैं सीनाबार, जिससे मरकरी को निकाला जाता है, वो है सीनाबार। सीनाबार है अयस्क, ये तो धातु है, ये तो धातु है। इसके मम्मी पापा कोई और हैं, उसको अयस्क बोलते हैं, उसका नाम है सीनाबार। तो आज मम्मी पापा भी आ गए जी धातु के, इसके मरकरी के, सीनाबार। सीनाबार मरकरी का एक अयस्क है, मैंने अभी आपको बता दिया, सीनाबार मरकरी का अयस्क होता है। वायु में गर्म करने पर, जब हम सीनाबार को वायु में गर्म करने पर करेंगे ना, तो ये सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी HGO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। देखिए ये है बच्चों मरकरी, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सीनाबार। बोलिए सीनाबार, क्या बोलते हैं? सीनाबार, सीनाबार, सीनाबार। ऑक्सीजन के साथ इसको गर्म करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इसको हीट करेंगे ना, तो ये मरकरिक ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। इसी मेथड को बच्चों भर्जन विधि का नाम, इसी मेथड को भर्जन बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, इसी को भर्जन बोलते हैं, ये भर्जन विधि है।
इसको भर्जन बोला जाता है। जो आप लिख रहे हो, जब किसी अयस्क को, ये अयस्क है जिसका नाम है सीनाबार, जब किसी अयस्क को ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल के साथ हीट किया जाता है ताकि वो मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, तो इस मेथड को भर्जन बोला जाता है। अब आपको मरकरी ऑक्साइड मिल गया, लेकिन मरकरी ऑक्साइड मार्केट में बिकेगा ही नहीं। क्यों लोगे आप मरकरी ऑक्साइड? आपको तो मरकरी चाहिए भैया। तो आप दुकान वाले को कहोगे भैया मुझे मरकरी चाहिए, मरकरी ऑक्साइड क्या करूंगा मैं? तो अब हम क्या करेंगे, मरकरी ऑक्साइड को और ज्यादा हीट करेंगे। जब मरकरी ऑक्साइड को और ज्यादा हीट करेंगे तो मरकरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इसी को अपचयन कहते हैं। अपचयन यानी मरकरी अलग और ऑक्सीजन अलग। ये आपका मिल गया धातु। खुश हो जाओ, मार्केट में बेचो और पैसा छाप दो, पैसा कमाओ। और पैसा कमाने के लिए पढ़ना पड़ता है बेटा, मेहनत करनी पड़ती है बाबू, नॉलेज अर्जित करना पड़ता है। तो मेहनत करो जीवन में। चलिए वापस आते हैं। सीनाबार कौन है? सीनाबार तो ये मरकरी का एक अयस्क है। सीनाबार मरकरी का एक अयस्क है। वायु में गर्म करने पर, जब मरकरी को वायु में गर्म करेंगे, मरकरी को वायु में गर्म करेंगे तो ये मरकरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। देखो मरकरिक ऑक्साइड, ये नहीं भी याद करोगे तो चल जाएगा, ये नहीं भी याद करोगे तो चल जाएगा, चल नहीं दौड़ जाएगा। और बताओ, ये नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो करना पड़ेगा। रिएक्शन है, केमिस्ट्री का मतलब है रिएक्शन। हमारा बच्चा रिएक्शन नहीं करता, इन्हें याद कर लेता है। भाई इसको याद करके क्या करोगे? रिएक्शन याद करो ना, मेन फंडा रिएक्शन का है। जब मरकरी को ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तो मरकरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, इसको भर्जन कहते हैं। फिर मरकरिक ऑक्साइड को और ज्यादा हीट करेंगे तो मरकरी अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, इसको अपचयन कहते हैं। बात खत्म है, सिंपल है यार। आगे बढ़ जाए। अब हम बढ़ेंगे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, फिर वही कहानी कॉपर सल्फेट के साथ, फिर वही करेंगे। देखो आ जाओ, आप इसे पढ़ो मत पढ़ो, यहां से क्लियर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट को ऑक्सीजन के 3 अणु के साथ गर्म करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड अलग हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। बिल्कुल सेम ऊपर की तरह रिएक्शन है, देख लो एक बार। जब कॉपर सल्फेट को ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल के साथ गर्म करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं भर्जन। ये भर्जन है। फिर कॉपर ऑक्साइड को वापस थोड़े से कॉपर सल्फेट के साथ मिलाना पड़ता है। थोड़ा इसको चाहिए, इसको अलग करने के लिए, क्योंकि इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, इसलिए ऐसा करते हैं। इसमें डायरेक्ट आप हीट नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि मरकरी ऑक्साइड को, एक कॉपर ऑक्साइड को आप डायरेक्ट हीट करने लग जाओ। आपको कॉपर ऑक्साइड डायरेक्ट हीट करोगे तो कुछ और बन जाएगा। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनाने के लिए आपको हल्का सा इसका शुद्ध फॉर्म चाहिए, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं और हीट करते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड फिर से अलग हो जाएगा। तो वापस आपको मिल क्या गया? कॉपर मिल गया आपको, आपका कॉपर तैयार है। ये देखिए, प्राकृतिक रूप में कॉपर सल्फेट के रूप में उपलब्ध तांबे यानी कॉपर को केवल वायु में गर्म करके, आप भाई आप भी तो रिएक्शन में यही कर रहे हो, वायु में गर्म तो कर रहे हो। उसे कैसे गर्म करूं मैं? से केवल वायु में गर्म करके, देखो ना वायु में गर्म कर रहे हैं, ये रहा वायु और ये रहा गर्म, ये रहा वायु ऑक्सीजन और ये रहा गर्म। वायु में गर्म करके अयस्क से अलग किया जा सकता है। तो कॉपर सल्फेट को ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल के साथ गर्म करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। फिर कॉपर ऑक्साइड को दोबारा कॉपर सल्फेट के साथ हीट करेंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। तो आपको क्या चाहिए था? कॉपर मिल गया, कॉपर। अब आ जाओ शक्यता श्रेणी में मध्य में उपस्थित धातुओं का निष्कर्षण। अब जो मध्य में आते हैं मीडियम रिएक्टिव, शक्यता श्रेणी के मध्य में जो आते हैं जो मीडियम रिएक्टिव होता है, उनको कैसे अलग करोगे? प्राकृतिक में यह प्रायः सल्फाइड होता है या कार्बोनेट होते हैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, अभी मैंने आपको बताया था, आप भूल गए होंगे। जो मीडियम रिएक्टिव होता है ना, मीडियम रिएक्टिव, या तो वो सल्फाइड होते हैं या वो कार्बोनेट होते हैं। अगर वो कार्बोनेट है तो निस्तापन विधि, सल्फाइड है तो भर्जन विधि। भाई साहब पहली मैं पढ़ा चुका हूं, सारा मैं पहली पढ़ा चुका हूं। अगर वो मध्यम अभिक्रियाशील है तो या तो कार्बोनेट होगा या सल्फाइड होगा। कार्बोनेट है तो निस्तापन विधि अपनाओ, सल्फाइड है तो भर्जन विधि अपनाओ। देखो यहां पे यही कहेगा, ये देखो एज इट इज बोलने वाला है। देखो प्राकृतिक में या तो सल्फाइड होता है या कार्बोनेट होता है, यही मैंने कहा था। इन दोनों रूप में पाई जाती है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। अभी तो बताया था मैंने, देखो ना, सल्फाइड अयस्क को लीजिए, सल्फाइड अयस्क, घेरा सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड है ना। सल्फाइड मतलब क्या समझते हो? सल्फर यानी एस,
सल्फाइड अयस्क को, ये रहा सल्फाइड अयस्क को, वायु की उपस्थिति में, ये रहा वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान गर्म करने पर, ये देखो गर्म कर रहे हैं, या ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। देखो ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये रहा कॉपर ऑक्साइड। इसी विधि को भर्जन कहते हैं। देखो मैंने लिख रखा है भर्जन, सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है, फिर भी आप नहीं देख पा रहे हो। सल्फाइड अयस्क को, ये रहा सल्फाइड अयस्क, वायु की उपस्थिति में, ये रहा वायु, अधिक ताप पर गर्म करने पर, अधिक तापमान पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये रहा ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, इसी को भर्जन कहते हैं। क्लियर हो गया? इस पेज को जल्दी रिवाइज कर लें। मैंने इसमें क्या बताया आपको, जो सक्रियता श्रेणी में नीचे धातु आते हैं लो रिएक्टिव, उनको प्योरीफाई कैसे करते हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं को ये बहुत अनभिक्रिया होती है, और इन धातुओं को ऑक्साइड में बनाने के लिए बस आपको गर्म करना पड़ेगा। जैसे सीना बार को बस रिएक्शन समझ लो, सीना बार को ऑक्सीजन के साथ गर्म करोगे तो मरकरी ऑक्साइड अलग हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। फिर मरकरी ऑक्साइड को गर्म करोगे तो मरकरी अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। कॉपर सल्फेट की बात करें, कॉपर सल्फेट को ऑक्सीजन के साथ गर्म करोगे तो कॉपर ऑक्साइड अलग हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। फिर कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फेट के साथ मिलाकर गर्म करोगे तो कॉपर अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। जो मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट होता है उनकी बात करें तो वो दो फॉर्म में पाया जाता है, या तो सल्फाइड में पाया जाता है या कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है। जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, ये वाले सल्फाइड अयस्क होते हैं, वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान में गर्म करने पर, ये देखो गर्म कर रहे हैं तो ऑक्साइड में परिवर्तित, देखो ना ऑक्साइड, ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसी को भर्जन कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप ये ले सकते हो, इसका एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हो, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, सेम बात है। नाउ आगे आते हैं, अब निस्तापन भी समझ लो क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। कार्बोनेट अयस्क को सिंपल है, देखो ना, आप एक बात समझो, इन सब चीज़ों को छोड़ो, ये देखो यहीं से याद कर लो ना यार भाई, यहीं से याद कर लो ना। कार्बोनेट अयस्क के लिए बना है निस्तापन और सल्फाइड अयस्क के लिए बना है भर्जन, ये याद कर लो। इसके लिए ये मेथड है, इसके लिए ये मेथड है, ठीक है। अब यही चीज़ देखो यहाँ बोलेगा, क्या बोलेगा, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक तापमान पर गर्म करने पर, यानी जब कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में बहुत ज्यादा हीट करेंगे और ऑक्साइड में परिवर्तित कर देंगे तो उस मेथड को हम लोग निस्तापन कहते हैं। यानी जब कार्बोनेट अयस्क को वायु के बहुत सीमित मात्रा में गर्म करते हैं और उससे धातु बनाते हैं तो उस विधि को निस्तापन बोला जाता है। इसको निस्तापन बोलेंगे। कार्बोनेट के लिए निस्तापन, सल्फाइड के लिए भर्जन, ठीक है। देखो एग्जाम्पल भी दिया है मैंने, भर्जन का एग्जाम्पल है, देखो सल्फर था, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल हैं, याद करो, सल्फर है, सल्फाइड है, ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल है, गर्म कर रहे हैं, देखो जिंक ऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड बना, इसी को भर्जन कहते हैं। अभी थोड़ा पीछे बताया था, यस और नो जल्दी बताओ, यही चीज सेम बताया था। ये सल्फर है, ऑक्सीजन है, इसको गर्म करेंगे तो ये जिंक ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसको भर्जन कहेंगे। निस्तापन में क्या होता है, बस ये नहीं होता, ये चीज नहीं होगी, बस ये चीज हटा दो। निस्तापन में कार्बोनेट होता है, निस्तापन होता है कार्बोनेट के लिए, तो जिंक के साथ कार्बोनेट मतलब CO3, तो मेटल के साथ कार्बोनेट होगा, जब उसको हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो इस वाले मेथड को निस्तापन कहते हैं। तो भर्जन के लिए ये रहा एग्जांपल, निस्तापन के लिए ये रहा एग्जांपल। चाहे करो भर्जन चाहे करो निस्तापन, मिलेगा आपको मेटल ऑक्साइड ही। ये देखो ना मेटल ऑक्साइड, देखो डायग्राम में भी यही समझाया था, चाहे करो निस्तापन चाहे करो भर्जन, चाहे करो निस्तापन चाहे करो भर्जन, मिलेगा तुम्हें धातु का ऑक्साइड ही, मिलेगा तुम्हें धातु का ऑक्साइड ही। करो निस्तापन करो भर्जन, मिलेगा धातु का ऑक्साइड। चाहे हमने करा भर्जन तो भी मिला धातु ऑक्साइड, चाहे हमने करा निस्तापन तो भी मिला धातु ऑक्साइड, मिला तो सेम ही चीज ना। अब हमें धातु ऑक्साइड से क्या चाहिए, धातु चाहिए, तो हमें अलग करना पड़ेगा। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग करके, हमें कार्बन जैसा कोई अपचायक चाहिए। अपचायक कौन होता है, जो इसको खींच लेगा, ऑक्सीजन को खींच लेगा। अपचायक कौन होता है, जो ऑक्सीजन को खींच ले। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से, यानी इससे धातु प्राप्त किया जाता है। ये देखो धातु प्राप्त करेंगे, इस ऑक्सीजन को खींच लेंगे अभी हम। उदाहरण के लिए जिंक ऑक्साइड को यानी इसको कार्बन के साथ, देखो आप छोड़ो इन सबको, देखो अगर आप ये समझ लोगे ना तो ये आपको समझ में आ जाएगा। आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या मिला था, धातु ऑक्साइड मिला था। धातु ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट करो, कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन को खींच लेगा। कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन को अपने पास खींच लेगा। इसी को बोलता है अपचायक। क्या बोलता है, अपचायक, अपचयित करने वाला, जो ऑक्सीजन को खींच ले। ये ऑक्सीजन को खींच लेगा तो जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन ऑक्साइड अलग हो जाएगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा। अब इस चीज को हमने एक्सप्लेन करना है, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखिए
इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक हीरा अपचायक का उपयोग करके धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जिंक ऑक्साइड को, ये रहा जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ, ये रहा कार्बन, गर्म किया जाता है। इसको हीट करेंगे तो जिंक धातु में अपचयित हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड से जिंक बन जाएगा क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन को अपने पास खींच लेगा। क्लियर होगी मेरी बात? भर्जन तब भी हमें मिला जिंक ऑक्साइड, निस्तापन तो भी मिला हमें जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड का क्या करोगे, हमें तो जिंक चाहिए ना, तो हमें इसको रिएक्ट करना पड़ेगा कार्बन के साथ। कार्बन ऑक्सीजन को खींच लेगा, अपने पास ले लेगा, जिंक अलग हो जाएगा, खत्म बात। अगला टॉपिक है थर्मिट अभिक्रिया। अब ये थर्मिट अभिक्रिया क्या है, तो ये स्पेशल रिएक्शन आपको अलग से बीच में दिया हुआ है चैप्टर में। इसमें आपको याद रखना, मेरे साथ बोलो आयरन ऑक्साइड, बोलो आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये बाद में पढ़ना। ये रिएक्शन केमिस्ट्री पढ़ रहे हो भाई साहब, आप बात समझो, क्या पढ़ रहे हो? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन पढ़ोगे नहीं तो थ्योरी समझ में कहां से आएगी? रिएक्शन पढ़ो, थ्योरी अपने आप क्लियर हो जाती है। हमारे पास है आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, Fe मतलब आयरन, O मतलब ऑक्सीजन, तो आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। जब आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है ना, तो आयरन अलग हो जाता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाता है और ऊष्मा, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। इस रिएक्शन को थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। आप कहोगे इसमें वीआईपी क्या है, अलग क्या है? रेल की पटरी देखा आपने? रेल की पटरी को जोड़ा जाता है इस रिएक्शन से। रेल की पटरियों को जोड़ा जाता है थर्मिट अभिक्रिया से, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आयरन ऑक्साइड को, ये रहा आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम की अभिक्रिया, एल्युमिनियम की, आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम का उपयोग करके रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों को, दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। आयरन ऑक्साइड का एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करके हम लोग रेल की पटरी जोड़ते हैं, मशीन की दरारों को भरते हैं। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ये जो आपके सामने नीचे लिखा हुआ है, इसको थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। चलो जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। इस पेज पे हमने क्या पढ़ा? कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की मात्रा में जब हम लोग गर्म करेंगे तो उसको निस्तापन कहेंगे। भर्जन का एग्जाम्पल क्या था? सल्फर होगा, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल होंगे, गर्म करोगे तो मेटल ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। निस्तापन में ऑक्सीजन हटा दो तो कार्बोनेट आ जाएगा, जिंक कार्बोनेट। कार्बोनेट पहचान है निस्तापन के लिए। इसको गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। चाहे करो भर्जन, चाहे करो निस्तापन, मिलेगा आपको सेम चीज ही। अब इनमें से हमें ऑक्सीजन को अलग करना है तो हमें एक अपचायक चाहिए जो ऑक्सीजन को खींच ले, ताकि हमें धातु ऑक्साइड से धातु मिल पाए। तो हम जिंक ऑक्साइड को रिएक्ट करेंगे कार्बन के साथ, तो कार्बन क्या करेगा? ऑक्सीजन को अपने पास खींच लेगा और जिंक अलग कर देगा। थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है? तो जब आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन अलग हो जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाता है, ऊष्मा रिलीज होती है। इस अभिक्रिया को थर्मिट रिएक्शन कहते हैं और इस अभिक्रिया का इस्तेमाल रेल की पटरी और मशीन की पुर्जों आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है। ना अगला पेज आता है, जो उच्च अभिक्रियाशील है उनका क्या होता है। अब चैप्टर खत्म होने वाला है, बस बहुत छोटी क्लास बची है। शक्यता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाले धातु जो सबसे टॉप पे आते हैं उनका क्या होता है, जो हाई रिएक्टिव होता है। तो टेबल याद कीजिए, बट टेबल याद कर लो तो हो जाएगा काम। देखो टेबल मैंने आपको बताया था, ये देखो। जो उच्च अभिक्रियाशील होता है ना, सोडियम पोटेशियम, उसके लिए विद्युत अपघटन होता है, विद्युत अपघटन होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, शक्यता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। अभिक्रियाशील श्रेणी में सबसे ऊपर जो हाई रिएक्टिव होते हैं उन धातुओं अत्यंत अभिक्रियाशील होती है। सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होगा। इन धातुओं को विद्युत अपघटन, देखो आ गया विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, आ गया। इन धातुओं को विद्युत अपघटन अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। 2 लाइन पढ़ के क्या कर लिया आपने? कुछ हुआ? ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये तो हम भैया पहले पढ़ चुके हैं। उच्च अभिक्रियाशील के लिए कौन सा मेथड? विद्युत अपघटन मेथड। खत्म हो गई बात। 2 लाइन छोड़ भी दोगे तो भी चल जाएगा। चीजों को समझो। अब कैसे अलग करते हैं तो इसके लिए रिएक्शन समझो। इसमें हमें 2 रॉड लेना पड़ता है, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। कैथोड पे आता है शुद्ध धातु, एनोड पे आती है सारी अशुद्धियां। तो कैथोड पर आ जाता है शुद्ध धातु, एनोड पे आ जाता है गंदगी सारी। तो मेटल अलग हो गया, नॉन मेटल अलग हो गया। मेटल आ जाएगा कैथोड पर, मेटल कहाँ आएगा? कैथोड पर। और अधातु कहाँ आएगा? एनोड पर। बस ये आपको इतनी बात याद रखनी है, बाकी आप चाहो तो ये याद कर लो। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को, उनके गलित क्लोराइडों को विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। भाई मैं भी तो तब से यही कह रहा हूं आपको कि विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सबको
कैथोड जो कि ऋण आवेश होता है, इन पर धातु आ जाते हैं। भाई मैं भी यही बोल रहा हूं, कैथोड पर धातु आ जाते हैं, देखो लिख रखा है। और एनोड पर क्लोरीन मुक्त होती है, यानी अशुद्धियां आ जाती हैं और नॉन मेटल आ जाता है। मैं भी तो तब से यही कह रहा हूं, सिंपल बात है। इतनी बातें देखो, इतना सारा मेटल मैं आपको 2 वर्ड में खत्म कर सकता हूं। क्या? जितने भी उच्च अभिक्रियाशील धातु है उनके लिए विद्युत अपघटन मेथड याद कर लो। जितने भी उच्च अभिक्रियाशील धातु है उनके लिए कौन सा मेथड? विद्युत अपघटन मेथड। इसमें क्या होता है कि एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। कैथोड पर सारे प्योर मेटल आ जाते हैं और एनोड पर सारी अशुद्धियां आ जाती है। बस इसी चीज को आप जितना मर्जी एक्सप्लेन कर लो। इन्होंने भी यही बोला, देखो उच्च अभिक्रिया जो ऊपर टेबल में ऊपर आते हैं वो बहुत अभिक्रिया होते हैं, इनके लिए विद्युत अपघटन मेथड होता है। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सबको विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड पर धातुएं होती हैं और एनोड पर क्लोरीन मुक्त होती है, यानी अधातु होती है। धातुओं का परिष्करण कैसे होता है? ये वाला मेथड जो आप पढ़ते थे ना विद्युत अपघटन, उसके लिए धातुओं का परिष्करण समझिए, क्योंकि धातुओं का परिष्करण इसी मेथड से होता है, विद्युत अपघटन से ही होता है। तो ये चीज पूछे पेपर में या ये पूछे, दोनों का मतलब सेम होता है। धातुओं का परिष्करण, धातुओं का परिष्करण, ये आपको डायग्राम से समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए धातुओं का परिष्करण क्या होता है। ये जो आप लिक्विड देख रहे हो ये होता है कॉपर सल्फेट। क्या होता है ये? कॉपर सल्फेट। बोलिए कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। जिस मेटल को आपको प्यूरिफाई करना है इसमें डाल दो, कॉपर सल्फेट में डाल दो लिक्विड फॉर्म में। जिस मेटल को आपको प्योर करना है आपको इस लिक्विड फॉर्म में इसमें डाल दो और आप इन दोनों रॉड को जोड़ दो इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट कर दो और इलेक्ट्रिसिटी चालू कर दो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चालू होगा तो प्योर मेटल जो होगा वो आपका कैथोड होगा और जो इम्प्योर होगा वो एनोड होगा। ये एनोड वाला, ये कैथोड और ये एनोड। तो जितने भी प्योर मेटल होंगे ना, प्योर जितने जो ये इसमें प्योर मेटल है, आपने इस लिक्विड फॉर्म में डाल रखा है कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट है, ये क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में आपने सारा का सारा लिक्विड डाल दिया। कॉपर सल्फेट में सारा का सारा क्या डाल दिया? लिक्विड डाल दिया। लिक्विड फॉर्म में मेटल डाल दिया। इस कॉपर सल्फेट में हमने सारा का सारा उस मेटल को डाल दिया जिसको हमें प्योरीफाई करना है। उसमें कुछ शुद्ध है कुछ अशुद्ध हैं। तो जब इसको करंट से चालू करोगे ना तो जितने भी शुद्ध धातु होंगे वो कैथोड पर चिपकने लगेंगे और जितनी भी अशुद्धियां होंगी वो एनोड के नीचे जमा हो जाएगा। जितने भी प्योर मेटल होंगे वो खींच कर यहां जाएगा और जितनी भी अशुद्धियां होगी वो एनोड के नीचे जमा हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसमें जितने भी प्योर मेटल होंगे वो कैथोड से जाकर चिपक जाएंगे और जितने भी इम्प्योर होंगे वो एनोड के नीचे जमा हो जाएगा। खत्म हो गई। सिंपल सी ये बात है, आप जितना मर्जी से बढ़ा लो। सिंपल बात ये है। देखो तो मेरे पास आपको ना ऐसे डायग्राम से समझाता हूं। ये देखो मेरे पास क्या करना है, एक ये लेना लिक्विड, ये ले लिया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इसमें मैंने डाल दिया जी, मुझे पोटेशियम को सॉल्व या सोडियम ले लो, चलो सोडियम को प्योरीफाई करना, लेकिन सोडियम के साथ ना बहुत सारे इम्प्योरिटीज भी है। मैंने लिक्विड फॉर्म में इसमें भर दिया, लो जी इसमें भर दिया। अब इसमें सोडियम और इम्प्योरिटी सारा भर गया। कॉपर सल्फेट तो पहले ही था, अब सोडियम और क्लोरीन ये सब इसमें भर गया। अब 2 रॉड ले लिए, एक प्योर फॉर्म में, एक प्योर वाला जो सोडियम का बना होगा, एक इम्प्योर वाला जो क्लोरीन या किसी का भी बन सकता है। इसको इलेक्ट्रिसिटी से चालू कर दिया, करंट चालू कर दिया। जैसे करंट चालू होगा ना तो जितने भी सोडियम होंगे वो इससे चिपकने शुरू हो जाएंगे, इससे चिपक जाएंगे। प्योर मेटल यहाँ के चिपक जाएंगे, कैथोड से चिपक जाएंगे और जितनी भी अशुद्धियां होंगी ना इसके अंदर वो सब इसके नीचे जमा हो जाएगा, एनोड के नीचे जमा हो जाएगा। ये अशुद्धियां जमा हो गई, इसी को बोलते हैं एनोड मड, एनोड पंक या एनोड मड बोलते हैं, जिसको हम बाद में अलग कर लेते हैं। प्योर ये आ गया, प्योर मिल गया आपको, छोड़ दो बाकी आपके क्या करना है। यही आपको समझाने का कोशिश है। देखो मैं समझा देता हूँ एक बार जल्दी से, मैं एक बार यहां समझा देता हूं, आ जाओ। इस प्रक्रम में, इस मेथड में अशुद्ध धातु को एनोड पर, अभी मैंने आपको कहा था अशुद्ध धातु एनोड पर और शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है, यही मैंने बोला। धातु के लवण विलयन यानी कॉपर सल्फेट का उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है, यानी कॉपर सल्फेट का उपयोग होता है। विद्युत अपघटन से जब धारा प्रभावित हो जाती है, यानी जब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो किया जाता है, समझ रहे हो? जब विद्युत अपघटन से जब धारा प्रभावित की जाती है यानी इलेक्ट्रिसिटी चालू किया जाता है, तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाती है, यानी कॉपर सल्फेट में घुल जाएगा। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघटन से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। आ गया वो पॉइंट, कैथोड से जाके चिपक जाता है। जब विद्युत चालू करते हैं ना तो एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाती है, कॉपर सल्फेट में आकर मिल जाता है अशुद्धियां। उतनी ही मात्रा में जो शुद्ध धातु होती है वो विद्युत अपघटन से यानी कॉपर सल्फेट से निकलकर कैथोड पर जाके चिपक जाती है। जितने भी कॉपर सल्फेट में प्योर मेटल है ना वो सब जैसे ही आप करंट चालू करोगे ना, जैसे आप करंट चालू करोगे, ये आपका कैथोड है, तो जैसे करंट चालू करोगे तो सारा शुद्ध धातु इससे चिपकने लगेगा।
कैथोड से जाके चिपकने लगेगा आप सब, प्योर मेटल सब इससे चिपक जाता है, ये मोटा हो जाएगा काफ़ी, ये चिपक जाता है। तो यही बात आपको समझाने का प्रयास किया गया है। देखो, और जितने भी अशुद्धियाँ हैं वो एनोड के नीचे जमा हो जाएगा। विलेय अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती हैं तथा अविलेय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं। यहाँ पे जमा हो जाएगा सारा का सारा। जो अविलेय होगा ना, जो घुल नहीं सकता, जो घुल सकता है वो तो इसमें घुला ही रहेगा, और जो नहीं घुल सकता अशुद्धियाँ वो यहाँ नीचे आके जमा हो जाएगा। इसे एनोड पंख कहते हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एनोड पंख। या शुद्धियाँ हटा लो, इसको क्या दिक्कत है। तो इसी मेथड को बच्चों हम लोग धातुओं का परिष्करण कहते हैं। इसको धातुओं का परिष्करण भी कहते हैं, याद रखना, धातुओं का परिष्करण भी कहते हैं इसको, और इसको विद्युत अपघटन भी कहते हैं। ठीक है ना। संचारण क्या होता है? अगला टॉपिक है संचारण। जो जंग वगैरह लग जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। संचारण क्या होता है? जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो जिससे धातु के ऊपर परत जम जाती है, जो उसे कमजोर कर देती है, उसे संचारण कहते हैं। छोड़ो, आपके पास एक लोहे का रॉड है, आपने इसे खुले में छोड़ दिया, 1 महीने 2 महीने 4 महीने छोड़ दो, आप देखोगे इसके ऊपर एक ब्राउन कलर की, एक भूरे रंग की परत जम जाएगी। ये बताओ, ये बात सच है या नहीं है? ये बताओ। हम अगर लोहे के रॉड को छोड़ दें तो उस पर भूरे रंग की परत जम जाती है ना, उसी को तो साइंस में संचालन कहते हैं। आप लोग साइंस को हार्ड क्यों मानते हो? साइंस इज द वे ऑफ लिविंग। आप बात समझो, साइंस हमें जीना सिखाती है, कुछ अलग नहीं है। आपने आसपास जो देखा है वही साइंस है। मम्मी आपका देखो पायल वगैरह पहनती होगी, घर में दीदी है, बहन है छोटी, पायल वगैरह पहनती होगी जो कि चांदी का होगा। अब उनसे पूछो ये बात कि उनके जो चांदी है वो धीरे धीरे काले पड़ जाते हैं, देखो काले रंग की परत जम जाती है, तो उसको भी संचारण कहते हैं ना। किसी भी धातु पर जब कोई परत जम जाती है ना, जो उस धातु को कमजोर कर देता है, उसे संचारण कहते हैं। अब आप कहोगे परत क्यों जमती है? तो वो जमती है ऑक्सीजन की वजह से, या आर्द्रता की वजह से, या अम्ल की वजह से। जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, पानी के कांटेक्ट में आता है, अम्ल के कांटेक्ट में आता है, तो उसकी वजह से उस धातु पर परत जम जाती है, जो उस धातु को कमजोर कर देता है। इसी को संचारण कहते हैं साइंस में। जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर पड़ जाती है, उसको संचारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काले रंग की परत, अभी मैंने आपको बताया, लोहे की वस्तु पर जंग लगना, या तांबे के ऊपर हरी परत। तांबे के ऊपर हरी परत, कलर भी याद रखना, चांदी के ऊपर काली परत, लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत, और तांबे के ऊपर हरी परत। इन सबको संचारण कहते हैं। संचारण लगता है ऑक्सीजन की वजह से, आर्द्रता की वजह से, या अम्ल की वजह से। जब धातु इनमें से किसी के संपर्क में आएगा, ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल के संपर्क में आएगा, तो उसके ऊपर परत जम जाएगी, जिसकी वजह से धातु कमजोर हो जाएगा, उसको साइंस में संचारण कहते हैं। जैसे चांदी पर काले रंग की परत, लोहे पर भूरे रंग की परत, जिसको जंग लगना कहते हैं, तांबे पर हरी रंग की परत। ये सब अपने घर में देखो, घर में मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। अगला पहले आओ ना, अगला है संचारण से सुरक्षा। क्या हम संचारण से बचा सकते हैं अपने चीजों को? यस, क्यों नहीं बचा सकते? आजकल टेक्निक इतने, क्या नहीं बचा सकते भाई? संचारण से सुरक्षा, देखिए कुछ टेक्निक है जिससे हम संचारण से बचा सकते हैं। जैसे पेंट किया जाता है, तेल लगाया जाता है, ग्रीस लगाया जाता है, यशद लेपन, जिसे लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत बोलते हैं। यशद लेपन हम अलग से भी पढ़ेंगे, याद कर लो। यशद लेपन का मतलब होता है लोहे के ऊपर जस्ते की परत। जब लोहे के ऊपर जिंक की परत जम जाता है उसे यशद लेपन कहते हैं। क्रोमियम लेपिंग की जाती है आजकल, एनोडीकरण किया जाता है, मिश्र धातु बनाया जाता है। ये सब टेक्निक है जिससे हम संचारण से बचा सकते हैं। क्या हम अपने धातुओं को संचारण से बचा सकते हैं? हाँ, बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? आप पेंट कर सकते हो, आप उसके ऊपर तेल लगा सकते हो, आप उसके ऊपर ग्रीस लगा सकते हो, आप यशद लेपन कर सकते हो, लोहे पर जिंक की परत चढ़ा सकते हो, आप क्रोमियम लेपन कर सकते हो, आप एनोडीकरण कर सकते हो, आप उसे मिश्र धातु बना सकते हो। लोहे के जंग से बचाया जा सकता है। ये सब तरीके हैं जिससे हम जंग से बचा सकते हैं। अब एक वर्ड आया था, अभी आपने देखा यशद लेपन, ये वर्ड आया था ना, ये अलग से भी पूछता है कि यशद लेपन का मतलब क्या होता है। तो आप ना इतना मत याद करो, मैं आपको छोटा सा बता देता हूं। ये देखो मेरे पर ना लोहा है, लोहे की एक अच्छाई है और एक बुराई है, मैं आपको दोनों बताता हूं। लोहे की अच्छाई है, बहुत स्ट्रांग है, लोहे की अच्छाई है, स्ट्रांग है, लेकिन लोहे की बुराई है, जंग लग जाएगा जल्दी। तो लोहे के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? जिंक की परत चढ़ा देंगे। जी हाँ, लोहे के ऊपर हम जिंक की परत चढ़ा देंगे। जिंक लोहे के ऊपर जंग लगने नहीं देगा। लोहा है स्ट्रांग, बात को समझ रहे हो? विज्ञान का कमाल देख रहे हो? लोहा स्ट्रांग है लेकिन इस पर जंग लग जाता है, तो हम इसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा देंगे। तो लोहे के ऊपर जब जिंक की परत चढ़ा देते हैं ना साइंस में, जानबूझकर, ताकि लोहे पे कभी जंग ना लगे जीवन भर, इसको यशद लेपन कहते हैं। आप चाहो तो डायग्राम से याद कर लो, अपने आप लिख लेना। लोहे पर जिंक की परत को यशद लेपन कहते हैं। या आप यहां से याद कर लो, लोहे पर
इस्पात की जंग से सुरक्षा रखने के लिए उस पर जस्ता मतलब जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं। लोहे पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं। आप चाहो तो डायग्राम से याद कर लो ना कि लोहे पर जिंक की परत को चढ़ा देंगे तो उसको यशद लेपन कहेंगे। स्टेनलेस स्टील क्या होता है? स्टेनलेस स्टील आपके घर में बर्तन आता है। स्टेनलेस स्टील पूछेगा पेपर में। लोहे के साथ जब निकेल और क्रोमियम तीनों को मिला देते हैं, दोबारा बोलूं, आप सिंपल याद रखो, लोहा निकेल क्रोमियम, लोहा निकेल क्रोमियम, लोहा निकेल क्रोमियम, लोहा निकेल क्रोमियम, इन तीनों को मिला देते हैं तो इन तीनों को मिलाकर बच्चों बनता है स्टेनलेस स्टील, जो कठोर होता है और इसमें जंग नहीं लगता, जैसे आपके घर के बर्तन। मिश्र धातु क्या होता है? मिश्र धातु, मिश्र धातु आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप बुकों में देखा होगा आपने ऐसे लिखा हुआ मिश्र धातु, दोनों प्रकार से, दोनों सही है। मिश्र धातु, मिश्र धातु क्या होता है? तो जब दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातु जब मिल जाते हैं तो उसको हम उस मिश्रण को हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। यानी आप ऐसे याद कर सकते हो कि जब एक धातु में दूसरा धातु को ऐड कर देते हैं, या आप ऐसे याद कर लो कि एक धातु में किसी अधातु को ऐड कर देते हैं। हाँ, अधातु भी हो सकता है, अधातु नहीं होगा कभी भी, अधातु नहीं होगा। धातु हो सकता है, धातु अधातु भी हो सकता है, लेकिन अधातु नहीं होगा। तो जब धातु में धातु को मिला दो या धातु में अधातु को मिला लो, इनसे जो मिश्रण तैयार होता है उसको मिश्र धातु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है अमलगम। अमलगम क्या होता है? मरकरी भी पढ़ाया था ना, मरकरी। तो मरकरी के साथ यदि कोई एक धातु पारद है, पारद मतलब मरकरी है, तो मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। मरकरी में किसी भी मेटल को जब मिलाओगे तो उसे अमलगम कहते हैं साइंस में। मरकरी में, पारद में, पारा में, मरकरी में किसी भी धातु को मिलाओगे तो उसको हम अमलगम कहते हैं साइंस में। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्या हम संक्षारण से बचा सकते हैं? हाँ, पेंट करके, तेल से का इस्तेमाल करके, ग्रीस का इस्तेमाल करके, यशद लेपन द्वारा, क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण द्वारा, मिश्र धातु बनाकर। यशद लेपन क्या होता है? तो लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इसको यशद लेपन कहते हैं। स्टेनलेस स्टील में 3 चीज इस्तेमाल होती है, लोहा, निकेल और क्रोमियम। मिश्र धातु क्या होता है? तो धातु और धातु को मिलाया जाता है, धातु में अधातु मिलाया जाता है, इसको समांगी मिश्रण भी कहते हैं। और अमलगम क्या होता है? जब पारे में यानी मरकरी में, जब पारे में यानी मरकरी में किसी भी धातु को मिला देंगे, मरकरी में किसी भी धातु को मिला दो तो उसे अमलगम कहते हैं। नाउ लास्ट पेज, अंतिम पेज पे आ गए हम लोग बच्चों। पीतल, बड़ा चैप्टर है, टाइम लगा इसलिए, बट एक बार कर लोगे मेहनत। 1 मिनट, हाँ जी, चलिए वापस आते हैं। पीतल क्या होता है? पीतल कैसे बनता है? तो पीतल 2 चीजों से बनता है, तांबा और जस्ता। याद रखोगे, कॉपर और जिंक। तांबा और जस्ता इन दोनों से मिलकर पीतल बनता है। कांसा कैसे बनता है? तो कांसा बनता है ताम्र और टिन मिला के, यानी कॉपर और टिन, कॉपर टिन, कॉपर टिन, कॉपर और टिन, कॉपर और टिन को मिला दो तो कांसा बनता है। शोल्डर क्या होता है? सो शीशा और टिन, शीशा और टिन, पीबी मतलब शीशा, ऐसा मतलब टिन, इन दोनों को मिलाकर शोल्डर बनता है, जिसका गलनांक बहुत कम होता है और इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। तारों की जो वेल्डिंग होती है ना, वो शोल्डर से किया जाता है। शुद्ध सोना, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, मुझे लगता है सबको पता होगा। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन ये काफी नर्म होता है, बहुत ज्यादा मुलायम होता है। इसका इस्तेमाल आप, इससे हम ज्वेलरी नहीं बना सकते, इसलिए आभूषण बनाने के लिए इसे अनुपयुक्त समझाता है। 24 कैरेट गोल्ड से, जो कि बहुत प्योर होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, इससे आप ज्वेलरी नहीं बना सकते। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। मार्केट में जितने भी ज्वेलरी होते हैं ना, वो 22 कैरेट के होते हैं। जो प्योर गोल्ड जिसे बोलते हैं ना, हम प्योर गोल्ड की ज्वेलरी बना रहे हैं, वो 22 कैरेट के होते हैं। 2 कैरेट हमें मिलाना पड़ता है, या तो उसमें चांदी या तांबा वगैरह मिलाना जाता है उसको ठोस बनाने के लिए। इस पेज पे हमने क्या जाना? हमने जाना पीतल कैसे बनता है। पीतल बनता है तांबे और जिंक को मिलाकर, कॉपर और जिंक को मिलाकर। कांसा कैसे बनता है? तो कॉपर और टिन को मिलाकर। शोल्डर कैसे बनता है? तो शीशा और टिन को मिलाकर। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इससे आप आभूषण नहीं बना सकते। अगर आपको आभूषण बनाना है तो इसमें चांदी या तांबा मिलाना पड़ेगा। 22 कैरेट का होता है, उसमें 2 कैरेट मिलाकर उससे हम ज्वेलरी बनाते हैं। तो ये था बच्चों कंप्लीट चैप्टर 3। इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं बचेगा, क्योंकि इसमें हमने एक्टिविटी, आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आंसर, आपके नोट, सब कुछ आपको एक साथ दे दिया। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती, अगर हो सके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि हम लोग नए यूट्यूब क्रिएटर है जो चाहते हैं फ्री में बच्चे पढ़े, पूरे देश का बच्चा हिंदी मीडियम का फ्री में पढ़े। तो हो सके तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। नमस्कार, जय हिंद सभी को।